आखिर क्या होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, जीडीपी क्या होता है, बाकी और जो टर्म्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि हम यहाँ पर पूरे देश की एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। लैंड का मतलब आप सिर्फ फिजिकल लैंड के कॉन्टेक्स्ट में मत समझना। लैंड का मतलब होता है आपके कोई भी रिसोर्सेज, आपके नेचुरल रिसोर्सेज खासकर, जिनका आप इस्तेमाल करते हो किसी चीज को बनाने के लिए। कैपिटल भी किस किस प्रकार की होती है, फिजिकल कैपिटल क्या है आपका, सोशल कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। टेंजिबल का अर्थ होता है जिनको आप चीजों को टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ एक मशीन पड़ी हुई है, मैंने टच कर दिया तो टेंजिबल। इनटेंजिबल ऐसी कैपिटल होगी जिसको आप टच नहीं कर सकते। सर ऐसी कौन सी कैपिटल है जिसको हम टच नहीं कर सकते? कभी भी ये मत समझना कि कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट है ना। कैपिटल गुड खुद बन चुकी है, इट इज डन एंड डस्टेड, वो बन चुकी है, वो फाइनल गुड है। उसकी इस्तेमाल करके आप और नई चीजें बना सकते हो। सेम वस्तु इंटरमीडिएट गुड हो सकती है, सेम वस्तु फाइनल गुड हो सकती है। कैसे पता लगेगा कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है? उसके इस्तेमाल के ऊपर, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। आखिर क्या होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, जीडीपी क्या होता है, बाकी और जो टर्म्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था गोल्डी लॉक्स जोन में है। तो आखिर ये क्या होता है करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में? जैसे अभी लो ऑल्टीट्यूड इकॉनमी भी न्यूज़ में था, तो जो भी करंट अफेयर्स इसमें एक साथ में लिंक होंगे ना, वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड सेशन के एंड में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझाता भी चलूंगा, कुछ कुछ कंटेंट भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे ताकि हमें समझ भी आए। एंड कल को क्वेश्चंस के अंदर कंटेंट कैसे हमें हेल्प करेगा उन लाइंस को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैसे हम आंसर्स तक पहुंच पाएंगे, ये हर एक बात हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो रन किए जाते हैं। जैसे जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी टीम ने सीजन प्रिंस बैच जो है वो लॉन्च किया है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। सिमिलरली जो 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए संकल्प बैच है इंग्लिश और हिंदी में, और ऐसे पिनिकल बैच इंग्लिश में देखने को मिलेगा। एंड जो बच्चे हमारे साथ 2028 में तैयारी करना चाहते हैं वो प्रारंभ बैच का पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं, जहां फेज्ड मैनर के अंदर तैयारी करवाई जाती है। ये सभी कोर्सेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, राइट। अब हम यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं ना, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील कर रही है। जैसे अगर हम ये बात बोलते हैं ना जीडीपी, अभी पढ़ेंगे जीडीपी 5 मिनट या 10 मिनट बाद, तो जीडीपी होता क्या है, ये देश के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि हम यहाँ पर पूरे देश की एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ठीक है, दैट इज फाइन। अब होता पता क्या है, हमारे ना 4 प्लेयर्स आपको यहां समझ आने चाहिए। या फिर आप लोग प्लेयर्स ना बोल के आप इनको इकोनॉमिक प्लेयर्स बोल सकते हो, या आप इनको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो, राइट। तो इनको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल लेते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहां पर टोटल 4 चीजों की आवश्यकता होती है। दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बहुत आसान है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। समझते हैं इनका मतलब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का। सबसे पहली बात, लैंड का मतलब आप सिर्फ फिजिकल लैंड के कॉन्टेक्स्ट में मत समझना। लैंड का मतलब होता है आपके कोई भी रिसोर्सेज, आपके नेचुरल रिसोर्सेज खासकर, जिनका आप इस्तेमाल करते हो किसी चीज को बनाने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शर्ट बनानी थी, इस शर्ट को बनाने के लिए मुझे जो भी कपड़ा वगैरह चाहिए हुआ, उसको ग्रो किया गया, वो सारा रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यहां पर आ जाएगा लैंड के अंदर। फिर यहां पर कुछ लेबर का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, चाहे वो फिजिकल लेबर हो चाहे वो मेंटल लेबर हो, उसने अपना इनपुट दिया होगा, तो ये भी एक इनपुट हो जाएगा अपने आप में। सिमिलरली तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका कैपिटल का। अब ये जो कैपिटल वर्ड है ना, इसके साथ काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं।
काफी सारे यहाँ पे वर्ड लोग सोचते हैं कैपिटल का मतलब है पैसा। नहीं, यहां पर कैपिटल अगर हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो कैपिटल का अर्थ यहां पे होता है जो भी हमारे मशीन्स हैं, जो हमारी टूल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए। जैसे किसी चीज को बनाना है तो फैक्ट्रियां चाहिए हमें, उसके लिए मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, वो सारी चीजें आती हैं आपके कैपिटल के अंदर। एंड फिर आखिरी कंपोनेंट है आपका एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, बाकी जो तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको कंबाइन करेगा एंड कहीं ना कहीं एक एंटरप्राइज के माध्यम से पूरा रिस्क लेकर उन चीजों को कंबाइन करके आउटपुट निकालने की कोशिश करेगा। तो पूरा का पूरा रिस्क कौन बियर करता है, एंटरप्रेन्योर। तो ये होते हैं हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनको हम लोग ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर हम लोग इनको फैक्टर इनपुट के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर इनपुट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया बात फैक्टर इनपुट की। अब अगर आपने किसी चीज का कुछ इनपुट दिया तो आप अपने इनपुट के बदले में कुछ आउटपुट भी एक्सपेक्ट करोगे, कुछ पेमेंट भी एक्सपेक्ट करोगे कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो शायद मुझे कुछ पैसे मिले, है ना, होता है ना ऐसे। तो होता क्या है कि जो फैक्टर इनपुट है इनके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आउटपुट या पेमेंट होता है उनको हम टर्म देते हैं, वी कॉल इट एज द फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब फैक्टर पेमेंट क्या होगा, देखो लैंड के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपका पेमेंट या आउटपुट आता है वी कॉल इट एज रेंट, इसको हम नाम देते हैं रेंट का। लेबर के अपोजिट जो चीज आती है, ठीक है, किसी ने अपनी लेबर दी तो उसके बदले में क्या मिलेगा, दे विल गेट वेजेस, राइट। कैपिटल के बदले में होता है वी कॉल इट एज इंटरेस्ट। और एक आपका एंटरप्रेन्योर जिसने पूरा रिस्क लिया उसको क्या मिलता है, सर जो भी प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर को ही बिलोंग करेगा। तो एंटरप्रेन्योर के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है यहां पे आपका प्रॉफिट। तो इस तरह से चीजें वर्क करती है, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट। ये है हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में और भी अंडरस्टैंड करेंगे, कैपिटल भी किस किस प्रकार की होती है, फिजिकल कैपिटल क्या है आपका, सोशल कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा कंटेंट भी साथ में हम पढ़ते चलेंगे। देखो यहां पर आपकी बुक है, इसमें सारा चीजें मेंशन्ड है। तो हाँ, यस, आएंगे इन सब चीजों पे, डोंट वरी, ये कैपिटल पढ़ेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, पहले कैपिटल ही गो थ्रू कर लेते हैं। यस यस यस, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल को है ना एक बार गो थ्रू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज समझना कि अगर हम बात करते हैं ना किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फिजिकल कैपिटल, तो इसका समझना फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है। जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ना फिजिकल कैपिटल, इसका अर्थ है आपके टेंजिबल मैन मेड एसेट्स जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प करते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसमें आपका पैसों की बात नहीं हो रही, यहां बात किसकी हो रही है, टूल्स की, मशीनरीज की, बिल्डिंग्स की, रॉ मटेरियल्स की, जो कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करने में आपको मदद करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कई बार होता है, आपने मान लो स्टील को सब्स्टिट्यूट कर दिया वुडन प्लॉस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना था तो वहां पर आपने कैपिटल का इस्तेमाल किया। तो यहां कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। आई होप आपको फिजिकल कैपिटल का मीनिंग समझ आया होगा। अब देखो फिजिकल कैपिटल भी ना 2 तरह से हो सकती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कैपिटल भी आपकी ना मतलब और भी होती है, देखो सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, वो भी मैं बता दूंगा, पर मेजॉरिटीली आप इसको ना फिजिकल, तो जो कैपिटल है आपका, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इन दोनों का मीनिंग समझते हैं कि आखिर ये फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का क्या अर्थ है। देखो मान लेते हैं मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब जब मैंने ये फैक्ट्री लगाई तो इस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, कुछ तो मैंने यहां पे एक तरह से पूरा फिक्स सेटअप एक तरह से लगा दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दी, ठीक है। ये है एक लॉन्ग टर्म वाला खर्चा जो एक बार आपने कर दिया, वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आएगा। बट
जब मैं बात करूँ ना वर्किंग कैपिटल की, ये रोजमर्रा के खर्चे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। जैसे मान लो कुछ कच्चा माल चाहिए, अब आज भी चाहिए, अगले हफ्ते भी चाहिए, उसके बाद भी चाहिए होगा। तो कैपिटल भी ना आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक बार आपने जो कर दिया विच इज फॉर अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ थिंग, वो फिक्स्ड में आ जाएगा। बट जो शॉर्ट टर्म नीड्स का या डेली रिक्वायरमेंट्स को डे टू डे नीड्स के लिए आपको मदद करते हैं, उनको हम लोग यहां पे वर्किंग कैपिटल के अंदर यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा देख पाओगे कि फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ जाएगा, विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम के लिए जिनको आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहां आ जाएंगे। इसमें आपके मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, ये सब आ जाएंगे। देखो ये सब ना इस्तेमाल नहीं होते ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो मशीन है, प्रोडक्शन हुआ, वो मशीन ही रहा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल की बात करी, पैसों की बात करी, फ्यूल की बात करी या इंटरमीडिएट गुड्स की बात करी, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, इनका रिजल्ट कुछ चेंज हो जाएगा। ये रॉ मटेरियल्स जैसे होंगे, इनका कहीं ना कहीं आउटपुट कुछ और निकल के आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये वो रिसोर्सेज होंगे जो यूज अप हो जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। रेगुलरली आपको यहां पे रिप्लेनिश करना पड़ेगा। रिप्लेनिश मतलब बार बार इसको खरीदना पड़ेगा। आज आपने खरीदा रॉ मटेरियल, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा। पर आपने एक मशीन खरीद ली, वो लंबे समय तक चल पाएगी। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स या बार बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उनको हम यहां पे क्या बोलते हैं, वी कॉल दम एज द वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का अंतर यहां पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है सर। इसके साथ ही साथ ना एक दो और चीजें आपको जो पता होनी चाहिए कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में ही। हाँ, एक होती है इनटेंजिबल कैपिटल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनटेंजिबल कैपिटल। आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो आप ना जब भी कभी कंफ्यूज हो जाओ, आप उनके बेसिक मीनिंग तक जाओ। जैसे एक होता है टेंजिबल, राइट, एक होता है आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल का अर्थ क्या है, टेंजिबल का अर्थ होता है जिनको आप चीजों को टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां एक मशीन पड़ी हुई है, मैंने टच कर दिया तो टेंजिबल। इनटेंजिबल ऐसी कैपिटल होगी जिसको आप टच नहीं कर सकते। सर ऐसी कौन सी कैपिटल है जिसको हम टच नहीं कर सकते? आपने एक कंपनी के पेटेंट्स, आपने कंपनी के कॉपीराइट्स, आपने कंपनी के ट्रेडमार्क्स देखे होंगे। वो कहीं ना कहीं वो भी एक कंपनी के कैपिटल ही तो है, पर उनको हम लोग टेंजिबल कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। उनको हम लोग यहाँ पे इनटेंजिबल के अंदर इंक्लूड करेंगे। टेंजिबल के अंदर आपका बिल्डिंग्स, आपकी मशीन्स, आपके टूल्स, ये सब आ जाते हैं। पर इनटेंजिबल के अंदर ऐसी चीजें जो आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आएंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें, ऐसे ही आप लोग और भी देख सकते हो, देयर इज ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म ऑल्सो, ह्यूमन कैपिटल। या आपने वर्ड सुना होगा सोशल कैपिटल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ह्यूमन कैपिटल। क्या होगा ह्यूमन कैपिटल का मतलब? अरे भाई एक देश के लोगों की क्या स्किल्स हैं, है ना, कितनी अच्छी नॉलेज है, कितना अच्छा हेल्थ है, ये उस देश की ह्यूमन कैपिटल होती है। उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, कितने अच्छे लोग हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के विकास के लिए, इसको हम नाम देते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिर एक आ जाता है आपका सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में क्या आना चाहिए सर? सोशल कैपिटल के अंदर जो लोगों के बीच में, सोसाइटी के लोगों के बीच में एक तरह का ट्रस्ट होता है, एक हार्मनी होती है, वो भी तो एक तरह से एक कंट्री के लिए कैपिटल ही है, दैट वी कॉल्ड एज सोशल कैपिटल। ये सारे टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन आ रखे हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी, और ऐसे इनटेंजिबल के ऊपर भी आया है, एंड आई थिंक ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो हमें इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। हमने इनका मीनिंग भी समझा, और जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर रहा था कि हम बीच बीच में कंटेंट पढ़ते रहेंगे, तो बिल्कुल इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स दैट आर नॉट फिजिकल इन नेचर। ये फिजिकल नहीं होते, बट जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ये सारी चीजें। 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है। उसमें ना यही सब बातें थी कि कैसे इनटेंजिबल के अंदर क्या क्या आएगा। तो देखो जैसे एक कंपनी के पास डेटाबेस होता है, एक कंपनी के पास आपने देखा होगा कि डेटाबेस है, वो डेटाबेस भी एक कंपनी का इनटेंजिबल एसेट ही है, या इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, कल को उस चीज का जो एक क्लाइंट की मेलिंग लिस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए मदद कर सकती है आगे जाके। इट इज नॉट अ टेंजिबल थिंग, इट इज एन इनटेंजिबल थिंग। ऐसे पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे आपके इनटेंजिबल के अंतर्गत ही आएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। हाँ, जीडीपी से जाने के लिए दो तीन छोटी छोटी बातें हमें और जाननी है, ठीक है। दो तीन बातें हम और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे यहां पे, वो है टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। क्योंकि जब तक हमें टाइप्स ऑफ गुड्स का आइडिया नहीं ना होगा, तब तक हमें परेशानी होगी हमें
पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, टाइप्स ऑफ गुड्स, प्लीज ध्यान से सुनना। एक बार ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक समझ आ गए ना, उसके बाद फिर आपको जीडीपी समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो पहले टॉपिक समझ लो, फिर हम जीडीपी पे भी आ जाएंगे। अब देखो, टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर देखो, एक तो एक्चुअली बेसिकली अगर हम थोड़ा मैं चेन बनाने की कोशिश करूं, एक होते हैं आपके रॉ मटेरियल, एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स, राइट, और एक होते हैं दोस्तों आपके फाइनल गुड्स। सुनना मेरी बात को, एक है रॉ मटेरियल, एक है इंटरमीडिएट गुड, एक है फाइनल गुड्स। क्या अंतर है इन तीनों में? देखो, रॉ मटेरियल तो होता है आपका कच्चा माल, एक तरह से, है ना, एक कच्चा माल जैसे हो गया। अगर मान लो मैंने ये शर्ट बनाई थी, तो मुझे कुछ कच्चा माल रॉ मटेरियल कुछ चाहिए था इसके लिए, जो भी इसके लिए सिल्क कॉटन जो भी चाहिए होगा, ठीक है। फिर मैंने ना कुछ काम किया, थोड़ी बहुत आधी अधूरी शर्ट बन गई एक तरह से, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी काम बचा हुआ उसके अंदर। तो उस केस में क्या हुआ, मान लो ये शर्ट बन चुकी है, मान लो ये बटन बन चुका है, अब ये बटन भी अपने आप में एक इंटरमीडिएट गुड है, ये कॉलर अलग बनता होगा शायद, तो ये अलग एक गुड है। तो ऐसे हमने इंटरमीडिएट गुड्स बना ली। फिर आगे जाके इनमें ना अभी इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल नहीं हुआ, अभी इनमें प्रोडक्शन अभी बचा हुआ है, इनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बचा हुआ है। जब फाइनली आपने वैल्यू एडिशन कर दिया और कंज्यूमर ने फाइनल पेमेंट कर दिया, वो बन जाएगा आपका फाइनल गुड। तो जैसे मैंने ये शर्ट खरीदी ना, ये शर्ट मेरी फाइनल गुड थी। जब मैंने 500 रुपए की ये शर्ट खरीदी, वो थी मेरे लिए फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड यहां पे क्या रही होगी, जो भी इसके बटन वगैरह थे या जो भी मतलब इसमें और चीजें होगी, छोटे छोटे आइटम्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे वो, और रॉ मटेरियल उससे पहले का एस्पेक्ट रहा होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जब प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई और फर्दर मार्केटेबल एक्टिविटी नहीं होती, वो फाइनल गुड कहला दी जाती है। जब अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बचा हुआ है, कुछ चेंजेस उसमें होने बचे हुए हैं, तो उसको हम यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि मिल्क क्या हुआ? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मिल्क? हमें ना एक्चुअली रॉ मटेरियल इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का अंतर समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताओ, मिल्क क्या हुआ? इज इट इंटरमीडिएट गुड, इज इट फाइनल गुड? अब डाउट आता है सर दिमाग में। अब कोई बच्चा पता क्या बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैंने मार्केट से दूध खरीदा, जो वेरका अमूल के पैकेट आते हैं, आपके मदर डेयरी के पैकेट नहीं आते, आपने पी लिया या कंज्यूम कर लिया आपने, तो आखिरी स्टेप क्या था? उस दूध को खरीदना, एंड आपने वो फाइनल एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी आपने करी, एंड आपने दूध पी लिया। तो ऐसे केस में तो दूध आपका क्या हो गया? ऐसे केस में तो दूध सर हमारा फाइनल गुड हो गया, क्योंकि उसमें फिर कोई और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका यूज नहीं हुआ कहीं, बस आपने फाइनल 20 रुपए दिए थे दूध खरीदने के लिए, ठीक है। बट एक दूसरा बच्चा क्या बोलेगा? एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर मैंने ना क्या किया, मैंने दूध लिया मार्केट से, मैंने चाय बनाई, मतलब मेरी बात मत करो, चाय वाले की बात करो, एक कोई भी चाय वाला रैंडम अज्यूम कर लो, एक चाय वाले कॉन्टेक्स्ट से सोचो। चाय वाले ने क्या किया होगा? चाय वाले ने दूध खरीदा होगा, दूध जब चाय बनाई होगी उसमें उसने दूध डाला होगा, फिर आगे उस दूध की चाय बना के किसी कस्टमर को दे दी होगी। अब नोटिस करो, इस वाले केस में जो मैंने चाय वाले का एग्जांपल दिया, यहां पर चाय इज द फाइनल गुड, और उस चाय को बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल हुआ, तो दूध यहां पे इंटरमीडिएट गुड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चे कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कोई बच्चे बोलेगा कि सर ये क्या हो रहा है, अभी आप थोड़ी देर कह रहे थे मिल्क फाइनल गुड है, अभी आप कह रहे हो मिल्क इंटरमीडिएट गुड है। ध्यान से सुनो, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सेम वस्तु इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है, सेम वस्तु फाइनल गुड भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वस्तु देखकर नहीं हम डिसाइड करेंगे क्या वो इंटरमीडिएट है, क्या वो फाइनल है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये डिटरमिन करता है। आपकी एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि इट इज नॉट द प्रोडक्ट बट द नेचर ऑफ यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट विच डिटरमिन्स वेदर अ पर्टिकुलर गुड विल बी अ इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड। एक वस्तु इंटरमीडिएट गुड होगी या फाइनल गुड होगी, ये उस वस्तु पे नहीं, पर उस वस्तु का इस्तेमाल कैसे होता है उस पर निर्भर करती है। तो दूध अगर मैंने डायरेक्टली खरीद के पी लिया तो भाई वो दूध फाइनल गुड था, पर अगर मैंने दूध का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए किया और आगे चाय मैंने किसी को बेच दी, तो चाय वो फाइनल गुड हुई और दूध यहां पे इंटरमीडिएट गुड हुआ। समझे या नहीं समझे? सो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
इंटरमीडिएट गुड्स में आगे कुछ ना कुछ आगे वैल्यूएडिशन होगा, कुछ फर्दर मार्केट एक्टिविटी होनी है, फाइनल गुड में नहीं होनी। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है सर, ये बात हमें क्लियर है। अब हमारा फोकस ना अभी फाइनल गुड्स के ऊपर रखना है, हमारा फोकस फाइनल गुड के ऊपर होना है, मतलब ऐसी वस्तु जो बन चुकी है, कोई फर्दर एक्टिविटी उसके अंदर नहीं होगी, हम उसकी बात करेंगे। अब आपकी जो फाइनल गुड्स होती है ना, देखो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों आपकी कंज्यूमर गुड्स, और एक होती है दोस्तों ये कैपिटल गुड्स। इनका क्या अंतर, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का? कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर लेते हो, जो कंज्यूमर डायरेक्टली उनका इस्तेमाल करता है अपने पर्पस के लिए, उससे कुछ और नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शर्ट खरीदी, मैंने शर्ट पहन ली, बात खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा इससे। फिर कैपिटल गुड्स क्या होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मशीन का। मशीन, एक मशीन इमेजिन करो, कर ली इमेजिन, हाँ। अब वो मशीन का मैंने इस्तेमाल किया बहुत सारी और शर्ट्स बनाने के लिए, तो नोटिस करो यहां मशीन का इस्तेमाल और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए हो रहा है। अब किसी के दिमाग में आएगा, क्या ये मशीन फाइनल गुड है? पहली बात है हाँ, इट इज फाइनल गुड। सुनना मेरी बात, हम इसको इंटरमीडिएट गुड नहीं बोलेंगे, कि बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आप मशीन से और चीजें बना रहे हो, तो ये इंटरमीडिएट नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन समझो, मशीन खुद में अपने आप में तो बन चुकी है, मशीन में तो कोई वैल्यूएडिशन नहीं ना हो रहा, मशीन की वजह से कुछ नई चीजें बन रही हैं। मशीन तो अपने आप में बन गई है ना, इसीलिए वो मशीन फाइनल गुड कहलाएगी। पर उस मशीन का इस्तेमाल आगे और नई चीजें बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसीलिए मशीन को हम कैपिटल गुड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। आई रिपीट, एक होती है अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का कंज्यूमर डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, उससे और कुछ ही प्रोडक्शन में मदद नहीं मिलती। कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स ही होती हैं, बस इससे फर्क क्या होता है, इससे और नई नई वस्तुएं हम यहां पे बना सकते हैं। पर कभी भी ये मत समझना कि कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट है ना, कैपिटल गुड खुद बन चुकी है, इट इज डन एंड डस्टेड, वो बन चुकी है, वो फाइनल गुड है, उसकी इस्तेमाल करके आप और नई चीजें बना सकते हो, ठीक है। बट वो खुद तो बन चुकी है ना, खुद बन चुकी है तो फाइनल रहेगी, पर उसका काम, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको और मदद वो दे सकता है, कुछ और नई चीजें उससे बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसको हम यहां पे कैपिटल गुड्स का नाम यहां पे देते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये कुछ बातें ना इनमें आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है। कंज्यूमर गुड्स जो होती है ना, वो दो तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों, एक होती है ड्यूरेबल और एक होती है आपकी नॉन ड्यूरेबल। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इनका क्या अंतर, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल का? ड्यूरेबल आपने सुना है कोई चीज की यार इसकी ड्यूरेबिलिटी बड़ी ज्यादा है। ड्यूरेबल होता है जो चीजें जो लंबे समय तक चले, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक ना चले। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में अपने टीवी देखा होगा, देखा है सर, बिल्कुल देखा है। अब आपने टीवी देखा होगा, टीवी आपका 5 साल 10 साल 15 साल चल जाता है। देखो टीवी है एक कंज्यूमर गुड ही, टीवी है एक कंज्यूमर गुड ही, हाँ ठीक है, पर उस कंज्यूमर गुड को हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं ड्यूरेबल। आपका एसी, आपका वॉशिंग मशीन, टीवी हो गया, ये सब ड्यूरेबल है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होते हैं। नॉन ड्यूरेबल, जैसे आपने फल फ्रूट खरीदे, अब फल खरीदा कुछ आपने अपने घर के लिए खरीदा था कि चलो फल खा लेंगे घर जाके, 2 दिन में खत्म हो गए, तो वो क्या हुआ, नॉन ड्यूरेबल। जो छोटे समय तक चले नॉन ड्यूरेबल, लंबे समय तक चले ड्यूरेबल। एक आखिरी क्वेश्चन यहां पे मेरा और है, एक गाड़ी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज कार? और क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन ये है, क्या कार कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? क्या लगता है क्या होगा कार, क्या कार कंज्यूमर गुड होगा कैपिटल गुड होगा? देखो, अगर हम एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप बोलोगे कार कंज्यूमर गुड होगी, क्योंकि मैं अपने रोजमर्रा के ऑफिस से घर जाने के लिए मैं कार का इस्तेमाल करता हूं, तो कंज्यूमर ने डायरेक्टली इस्तेमाल किया। आई अग्री, इस केस में ये कंज्यूमर गुड है। बट अगर मान लो मैंने सोचा कि एक गाड़ी ले लेता हूं, उस गाड़ी का इस्तेमाल पता कहां करूंगा, उबर ड्राइवर बन जाऊंगा मैं, उबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर बनूंगा मैं, रैपिडो चलाऊंगा मैं, तो उसमें पता क्या होगा, उसका थ्रू मैं कुछ और फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करूंगा, जब वो कस्टमर मुझे पैसे देगा, एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी आई। तो हुआ पता क्या, इस वाले केस में, द सेकंड केस में, आपने इस वस्तु से और नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करी।
यहां पर आपकी जो गाड़ी है वो एक मशीन की तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं नई नई चीजें बन के निकल के आ रही हैं। तो इस केस में वो चीज हो जाएगी आपकी कैपिटल गुड। तो मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूं, वस्तु नहीं डिटरमिन करेगी क्या वो कंज्यूमर गुड है, क्या वो कैपिटल गुड है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो डिटरमिन करेगा। जैसे एक प्रिंटर की बात करो, प्रिंटर, आपने घर में कोई प्रिंटर लगाया है? हाँ, प्रिंटर मैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए करता हूं, तो वो कंज्यूमर गुड हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। पर मैंने एक अपनी फोटो स्टेट की शॉप खोल ली, उसमें मैं यहां पे लोगों को बोलता हूं कि आप फोटो स्टेट करवाने आओ, 2-2 रुपया मैं लूंगा हर एक कागज का। तो वहां पर उस प्रिंटर की मदद से आप एक नई सर्विस जनरेट कर पा रहे हो। जब भी एक वस्तु से कुछ और नई गुड्स या सर्विसेज आप जनरेट कर सकते हो, उसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। तो यहां पर प्रिंटर आपका कैपिटल गुड कहला देगा। तो ध्यान ये रखना, पहली चीज, सेम वस्तु इंटरमीडिएट गुड हो सकती है, सेम वस्तु फाइनल गुड हो सकती है। कैसे पता लगेगा कि ये इंटरमीडिएट है, फाइनल है? उसके इस्तेमाल के ऊपर, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। दूध फाइनल भी है, दूध इंटरमीडिएट भी है, इस्तेमाल कहां हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह से सेम वस्तु कंज्यूमर गुड भी हो सकती है, सेम वस्तु कैपिटल गुड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। इन बातों का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। आई होप आपको यहां पे इंटरमीडिएट, फाइनल, कंज्यूमर, कैपिटल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, इनका अंतर समझ आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद जो रखना है वो फाइनल गुड्स है। आगे इस शब्द को मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। आई होप ये जो बात है आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। इसका अगर आपको मतलब इसका मैं कंटेंट पूरा यहां पे दिखा हुआ है, तो आप इनको मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, इसमें लिखा होगा फिर। हाँ, इसमें लिखा होगा। हाँ जी, ऊपर लिखा होगा, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सारी बातें मेंशन है कि आपके इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये लिखा है इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज बाय प्रोड्यूसर्स एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। जैसे स्टील शीट का इस्तेमाल किया, स्टील शीट का इस्तेमाल करके आपने ऑटोमोबाइल बना लिए। ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल करके आपने यूटेंसिल्स बना लिए, ये इंटरमीडिएट गुड हुए। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट गुड हुए, राइट। और ऐसे अगर हम बात करें दोस्तों फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स क्या हुए? वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए होते हैं और दे डू नॉट अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाली बात आप ध्यान में रखेंगे, मतलब वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। जैसे मशीन से और चीजें बना सकते हो, मशीन खुद में ट्रांसफॉर्म थोड़ी होती है। यस, तो मशीन भी अपने आप में हुआ। तो ध्यान रखना, फाइनल गुड्स दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, कंजम्पशन गुड्स जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, या कैपिटल गुड्स जो कहीं ना कहीं आपके और प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल में आ सकती हैं। इन बातों का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ये बात हमें यहां पे समझ आ चुकी है। टाइप्स ऑफ कैपिटल भी हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल कैपिटल एंड ऑल दोस थिंग्स, और साथ साथ हमने यहां पे ये भी डिस्कस किया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो का। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर स्टॉक किसको बोलते हैं, फ्लो किसको बोलते हैं। देखो, दो वर्ड्स हैं, एक है स्टॉक, एक है फ्लो। क्या अंतर स्टॉक एंड फ्लो का? क्या अंतर होता है स्टॉक एंड फ्लो का? देखो, ये ना स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसी चीज जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम यहां पे डिफाइन करें, उसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसी चीज है जो एक इंटरवल के लिए, इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होती है, उसको हम बोलते हैं यहां पे फ्लो वेरिएबल। प्लीज सुनना ध्यान से। जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मैंने पूछा, लेट्स से मैंने पूछा 19 जनवरी सुबह के 6 बजे क्लास में कितने बच्चे हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड करो, यहां पर मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, 19 जनवरी सुबह 6 बजे क्लास में कितने बच्चे हैं। एक टाइम फिक्स कर दिया, तब मैंने आपसे किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी। तो जो भी वेरिएबल ऐसा होता है ना जो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफाइन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। कैन यू गिव सम एग्जांपल फ्रॉम इकोनॉमी सर? हाँ बिल्कुल, देखो जैसे आप लोगों ने इन्वेंट्री सुना है, इन्वेंट्री, हैव यू हर्ड दिस टर्म इन्वेंट्री? क्या होता है इन्वेंट्री? जैसे मान लो आपका सामान, आपने मतलब क्या किया, आपकी एक फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री में बहुत सारी घड़ियां बना ली, मैंने आपसे पूछा इन्वेंट्री में कितनी घड़ियां पड़ी हुई हैं, तो आप बोलोगे सर मुझे टाइम बताओ।
आप क्या ये पूछ रहे हो कि 1 अप्रैल शाम के 7 बजे कितनी घड़ियां पड़ी हुई हैं हमारी फैक्ट्री में? मैंने कहा हाँ। तो यहां पर मैंने 1 अप्रैल शाम के 7 बजे मैंने टाइम फिक्स कर दिया। जब मैं से एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज पूछता हूं ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। फिर फ्लो क्या होता है सर? फ्लो होता है इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम मतलब देयर इज अ स्टार्ट एंड एंड डेट। यहां पर एक स्टार्ट और एंड डेट होती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, एक स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कितना सामान इंपोर्ट करवाया। मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा आपने कितना सामान इंपोर्ट करवाया। तो आप मेरे से पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कौन से टाइम की बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में बता दो। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के बीच में बताओ। तो एक स्टार्टिंग डेट थी, एक एंडिंग डेट थी। तो जब हम एक स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डिफाइन करते हैं ना, एक इंटरवल ऑफ टाइम है, एक स्टार्ट है, एक एंड है, ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं यहां पे हम अपना क्या, विल कॉल देम एज द फ्लो वेरिएबल। राइट? क्या ये बात आपको क्लियर हुई? इनको हम बोल देंगे क्या, विल कॉल देम एज द फ्लो वेरिएबल। तो एक होंगे स्टॉक, एक होंगे फ्लो। स्टॉक में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो में एक इंटरवल ऑफ टाइम, एक स्टार्टिंग और एक एंड डेट यहां पे होता है। इफ यू वांट टू रीड दिस आल्सो वी कैन, पढ़ सकते हैं हम इसके बारे में। देखो इधर पढ़ना, स्टॉक्स आर एसेट्स और गुड्स एग्जिस्टिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम फिक्स करेंगे तब बताएंगे। फ्लो में क्या होता है? फ्लो में क्वांटिटीज ओवर अ पीरियड, ओवर अ पीरियड मतलब एक इंटरवल, एक स्टार्टिंग और एंड डेट होती है, उसको बोलते हैं हम फ्लो वेरिएबल। ठीक है? अब इसमें आप देख लो कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी फैक्ट्री में कितनी मशीन्स पड़ी हुई हैं, अगर आप ये निकालना चाह रहे हो ना कि कितनी मशीन्स पड़ी हुई हैं, तो आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि यहां पर बात हो रही है एक टाइम पीरियड की, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की, कि 29 जनवरी शाम 7 बजे कितनी मशीन्स पड़ी हुई हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल। बट आगे पढ़ो, यहां पे यहां एक वर्ड लिखा है चेंज इन कैपिटल गुड्स ओवर टाइम। क्या वर्ड लिखा हुआ है आगे? आगे एक वर्ड लिखा हुआ है चेंज इन कैपिटल गुड्स ओवर टाइम। ये क्या होता है चेंज इन कैपिटल गुड्स ओवर टाइम? कितना बदलाव आया मशीन्स के अंदर। तो आप मुझे बताओगे ना पिछले साल में कितना बदलाव आया, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया। तो चेंज जो आएगा वो कहीं ना कहीं फ्लो होगा, क्योंकि वहां पर आपको एक स्टार्ट और एंड डेट देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कब से लेकर कब तक की बात कर रहे हो। पर अगर एग्जैक्ट मोमेंट में पूछना है तो वहां पर वो स्टॉक वेरिएबल अपने आप में बन जाएगा। आई होप आपको ये जो स्टॉक और फ्लो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, यहां तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी यहां पे मिल चुकी होगी कि आखिर ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं। हाँ, कुछ और बातें जो हमें यहां पे डिस्कस करनी है, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसके साथ ही साथ हमें एक जो और बात हमें पता होनी चाहिए ना, वो है विद रिगार्ड्स टू कि डेप्रीसिएशन और ग्रॉस और नेट का क्या अंतर होता है। देखो एक वर्ड यहां पे आता है डेप्रीसिएशन। दोस्तों जब हम वर्ड इस्तेमाल करें डेप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है वियर एंड टीयर लॉसेस। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे आप लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हो, तो गाड़ी आपकी मान लो पहले 10 लाख की थी, पर धीरे धीरे अगर आप उसका इस्तेमाल करते रहते हो, उसके टायर खराब हो जाते हैं, उसके मतलब गाड़ी पुरानी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। 10 लाख वाली गाड़ी आपकी लेट से 5 लाख की हो जाती है। अब ये 5 लाख वैल्यू कम कैसे होगी? जो वैल्यू 10 वाली थी वो 5 की कैसे होगी? वेयर डिड दिस 5 लाख गो? ये 5 लाख क्या हुआ, हम इसको बोलेंगे कि उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हुई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर लॉस। इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन को वियर एंड टीयर लॉस। राइट? अब जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं। अब मशीन्स भी डेप्रिशिएट होंगी, उनकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो हम बोलेंगे कि मशीन्स का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं उनकी कीमत यहां पे घटती है, वो भी डेप्रिशिएट होती है, आपके कैपिटल गुड्स भी। समझे या नहीं समझे? तो ये तो वर्ड हुआ डेप्रिसिएशन का। अब ऐसे ही हमें एक वर्ड का इस्तेमाल, वर्ड समझना है, वो है आपका ग्रॉस एंड नेट। कि आखिर ये ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है? देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी हम बात करते हैं ना ग्रॉस और नेट की, आपको ये याद रखना है कि ग्रॉस से कुछ ना कुछ हम डिडक्ट करते हैं, तब जाके हम नेट पे पहुंचते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कभी अपना बिल देखना, अपना कोई भी बिल,
कोई भी बिल होता है ना, उसमें लिखा होता है ग्रॉस अमाउंट, फिर उसके बाद आपको ना इस तरह से डिस्काउंट गिवन होता है, आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू निकल के आती है माइनस करने के बाद नेट अमाउंट दैट इज टू बी पेड। इन अ सिमिलर मैनर जब हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में भी एक होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे ना, तब जाकर उसकी वैल्यू आएगी कितनी, तब जाकर उसकी वैल्यू आती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर। अब डाउट ये आ रहा होगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। प्लीज सुनना इस बात को। लेट्स से मैंने सोचा कि मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर ना कुछ मशीन्स लगाता हूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम मशीन ही तो बोल रहे हैं। हाँ सर। मान लो मैंने सोचा कि मैंने अपनी कंपनी में लेट्स से 4 मशीन्स लगाई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट आपका 4 मशीन्स का है इस साल का। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, बट मैंने आपको फिर एक बात और बोली। मैंने कहा यार देखो, 2 मशीनें ना चलती चलती, क्योंकि इतने समय से चलती जा रही हैं, इतने समय से चलती जा रही हैं, वो धीरे धीरे करते घसती गई खराब होती गई। अब वो कहीं ना कहीं खराब हो गई हैं, अब उनको हटाना पड़ेगा। तो सर क्या 2 मशीन्स का डेप्रिसिएशन हो चुका है? हाँ। तो एक्चुअली यहां पे आप -2 करोगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ओवरऑल नया कितना एक्स्ट्रा आपका इन्वेस्टमेंट आया? तो आप मुझे बोलोगे ना कि नहीं सर 2 मशीन्स का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है अब तो। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, मैंने भले ही 4 मशीन्स लगाई, बिल्कुल ठीक बात है, पर एक्चुअल में इनमें से 2 मशीन्स तो वो होंगी जो कहीं ना कहीं पुरानी मशीन्स जो खराब हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करने का काम करेंगी, उनको रिप्लेस करने का काम करेंगी। ये दो जो पुरानी 2 मशीनें हैं जो खराब हो चुकी हैं, इनमें से 2 नई मशीनें तो वो काम करेंगी जो पुरानी मशीनें काम कर रही थी। तो एक्चुअल में आपका अलग से कितना इन्वेस्टमेंट आया? वो आया केवल 2 मशीन्स का। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2। ये जो बाकी वाली 2 थी वो कहां गई? अरे वो जो डेप्रिशिएट हो चुकी थी ना मशीन्स, वो उनको रिप्लेस करने के काम आएंगी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? इफेक्टिवली मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 2। टोटल इन्वेस्टमेंट 4 है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 4 है, पर उनमें से 2 तो पुराने वाले को रिप्लेस करने में काम आई है। ये नया इन्वेस्टमेंट जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, वो केवल 2 मशीन्स का है। समझे नहीं समझे? ये होता है ग्रॉस और नेट का अंतर। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम नेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, गुड गुड गुड, ये बात भी क्लियर हुई। अब अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है यहां पे? डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर द यूजफुल लाइफ। जो भी उनके टाइम था, हर साल उनकी कितनी वैल्यू गिर रही है, एनुअल अलाउंस उसके लिए, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिर आगे लिख रहा है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आप नेट इन्वेस्टमेंट पहुंच जाओगे। इट शोज हाउ मच न्यू कैपिटल is being added to the economy after accounting for wear and tear of existing capital goods। आपने डेप्रिसिएशन को लेने के बाद, उसको समझने के बाद कितना नया एक्स्ट्रा एडिशन आपने कंट्रीब्यूट किया, दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस तो था टोटल नहीं, पर एक्चुअल में आपने वियर एंड टीयर को अकाउंट करने के बाद कितना हुआ, दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का भी आता है कि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज आते हैं कि आखिर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का क्या अंतर है। कंजम्पशन होता है हम जो कोई चीज कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कपड़े खरीदे, आपने फ्रूट्स खरीदे, आपने मूवी देखने गए, ये सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, यहां आपकी मशीन्स, आपके इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसका इमीडिएट यूजेज रहता है कंज्यूमर गुड्स का, कंजम्पशन गुड्स का। इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर प्रोडक्शन में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में यहां पर ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। एक और जो चीज देखो, जीडीपी पर हम पहुंचने ही वाले हैं। 2 चीजें हमें और पढ़नी है, उसके बाद हम जीडीपी पे पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर जीडीपी होता क्या है। देखो 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है कॉर, एक है आईकॉर। 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कॉर और आईकॉर के ऊपर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है? सीओआर। व्हाट इज सीओआर? कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो? देखो जो नाम में है ना, वही मतलब है
कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या हुआ? कैपिटल बाय आउटपुट। दिस इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखो इसको लिखते पता कैसे हैं? इसको लिखा जाता है हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज आउटपुट बाय 1 यूनिट, या इन ऑर्डर टू मेक श्योर द आउटपुट इज 1 यूनिट। अब नोटिस करो यहां पर पता क्या है, कैपिटल है न्यूमरेटर में, आउटपुट है डिनोमिनेटर में। व्हाट डू यू थिंक विल बी अ गुड थिंग, सीओआर का कम होना या सीओआर का ज्यादा होना? देखो कैपिटल एक तरह से आपका इनपुट होता है, इट इज काइंड ऑफ एन इनपुट। आउटपुट तो एक तरह से आपका आउटपुट है, क्या आपने जनरेट किया। मान लो मैंने बहुत सारी मशीनें खरीदी, ये मेरा कैपिटल हो गया, ये मेरा कैपिटल है, उससे कितना आउटपुट आया। अब देखो अच्छी बात पता क्या है, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात यह है कि आउटपुट ज्यादा आए और कम कैपिटल का इस्तेमाल करके आए। अगर कम मशीनों से मैं ज्यादा आउटपुट निकाल रहा हूं, वो मेरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होगी। तो मतलब मेरी कैपिटल उतनी अच्छी है ना, मतलब मेरा पैसा जो मैंने या फिर मैंने टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करी, इट इज बिहेविंग अ वेरी गुड मैनर। सो दैट इज वाई एक आइडियल सिनेरियो ये माना जाता है कि आउटपुट जितना ज्यादा हो वो अच्छी बात है, और जितना कम इन्वेस्टमेंट या जितने कम कैपिटल से आप इसको कर सकते हो, इट इज अ गुड थिंग। तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होना इज कंसिडर्ड अ गुड थिंग। सो दैट इज वाई अगर आप नोटिस करोगे ना, आउटपुट ज्यादा होना और कैपिटल कम होना, दैट मीन्स सीओआर अगर कम होता है ना, ये देश के लिए अच्छी बात मानी जाती है। तो सीओआर बीइंग लेस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। जितना कम होगा कैपिटल आउटपुट रेशियो उतनी ही अच्छी बात है। अब देखो इंडिया और यूएसए का अंतर यही है, इंडिया में अगर आपको एक आउटपुट लेके आना है ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कैपिटल डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना पड़ता है। पर यूएसए ऑलरेडी एडवांस्ड है, वहां पर कम पैसा डालकर भी आप ज्यादा आउटपुट लेकर आ सकते हो। सो ये बात आप ध्यान रखना कि कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर द इकोनॉमी, अ लो वैल्यू ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं आईकॉर के नाम से। कॉर और आईकॉर में कोई खास अंतर नहीं है, ओनली वर्ड इज हियर इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब हाउ मच एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज आउटपुट बाय 1 एडिशनल यूनिट। ठीक है, कितना कैपिटल चाहिए अगर आपको 1 एडिशनल यूनिट से आउटपुट को रेज करना है। अब पॉइंट वही है, कोई फॉर्मूला बदला नहीं, वो कैपिटल बाय आउटपुट था, ये चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन आउटपुट आएगा, राइट। तो यहां पर भी जितना कम होता है ना आईकॉर, उतनी ही अच्छी बात मानी जाती है। तो अगर आप यहां पे पढ़ना चाहते हो, आप एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल चाहिए अगर आपको आउटपुट 1 यूनिट यहां पे लेकर आना है। ये कई बातों पे डिपेंड करता है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ज्यादा आउटपुट आएगा, है ना। इसके अलावा कैपिटल गुड्स के प्राइसेस वगैरह क्या है, अगर आपकी मशीन्स बहुत महंगी हैं तो भाई आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कहना कि कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा, फिर कॉर बढ़ जाएगा आपका। कॉर बढ़ना नहीं है, कॉर कम कोशिश करनी है कि कॉर जितना कम हो उतना अच्छी बात है। इंडिया में दिक्कत पता क्या है, इंडिया में कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, इसी वजह से क्या होता है कि हमारी ग्रोथ सब ड्यूड रहती है, मतलब उतनी नहीं हो पाती जितनी हम ग्रोथ कर सकते थे। सिमिलरली भारत में देखो इकोनॉमी में सेविंग्स है, पैसा है, पर उस पैसे से आउटपुट उतना नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता ना, तो हम कम पैसे से ही ज्यादा आउटपुट लेकर आ पाते। समझ रहे हो इस बात की? तो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम कर सकते हैं हम, उतनी अच्छी बात होगी। आईकॉर में क्या होगा? इंक्रीमेंटल, एडिशनल कितना कैपिटल चाहिए, एडिशनल कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि 1 एडिशनल यूनिट आउटपुट आप यहां पे बना पाओ। तो अगर आईकॉर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? कंट्री की प्रोडक्शन काफी कम एफिशिएंट है। जितना कम आयकर होगा उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट वो इकोनॉमी हम यहां पे मान सकते हैं। ये बात होगी आपकी कॉर और आईकॉर की। ठीक है सर, ठीक है, कॉर आईकॉर भी हमें यहां पे क्लियर हो चुका है। अब आगे आते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक आपको मैं टू सेक्टर मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा। फिर जब हमने 2 सेक्टर मॉडल हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी की डेफिनेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप यहां पे ये समझो, हम यहां पर एक सिंपल 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। आपसे ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, पर अगर आपको जीडीपी के तरीके समझने हैं ना,
उस तरीकों को समझने के लिए टू सेक्टर मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सुनना यहां पे ध्यान से। इस टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, देखो एक तो होती है आपकी फर्म्स, या एक काम करता हूं मैं बना ही देता हूं आपके लिए। एक होती है फर्म्स, फर्म्स मतलब आपकी कंपनीज जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, एक होगी फर्म्स, ठीक है। एक होंगे हाउस होल्ड। मैंने ना बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर रिज्यूम किया है, आई अंडरस्टैंड इसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं, सरकार होती है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं। अभी के लिए मैं समझाने के लिए टू सेक्टर मॉडल ले रहा हूं, क्योंकि आपसे ना कोई इस मॉडल नहीं पूछेगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम कैसे करता है। मान लो सिर्फ दो ही हैं, दो ही सेक्टर्स हैं यहां पे, एक कंपनीज फर्म्स, एक है हाउस होल्ड्स, ठीक है। फर्म्स क्या करेंगी, सर कोई चीज को प्रोड्यूस करती हैं, फर्म्स यही तो करती हैं, ठीक है। पर मेरे पास क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन होता कैसे है। सर प्रोडक्शन होता है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। कहीं हवा से आएंगे क्या ये ना, कौन देगा इनको, ये सारी चीजें इनको हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअली आप यहां पे ये समझना कि जब हम बात करते हैं ना हाउस होल्ड्स की, तो हाउस होल्ड्स इनको क्या देते हैं, हाउस होल्ड इनको फैक्टर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब इनको हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे। सर अगर हाउस होल्ड इनको ये सब प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ फर्म्स भी उनको बदले में प्रोवाइड करेंगी, कोई फ्री में थोड़ी चीज मिल रही है, बिल्कुल। तो फर्म्स उनको क्या प्रोवाइड करेंगी, सर फैक्टर इनपुट के बदले में मिलती है फैक्टर पेमेंट, तो यहां पर इनको फैक्टर पेमेंट मिलती है। फैक्टर पेमेंट में क्या आ जाएगा, सर लैंड के बदले में होता है रेंट, लेबर के बदले में आता है वेजेस, कैपिटल के बदले आता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में आता है प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं फर्म्स इनको बदले में क्या प्रोवाइड करेंगी, आपकी फैक्टर पेमेंट, ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। अब लोगों के हाथ में पैसा है ना, अब लोग कहीं ना कहीं खर्चा करना चाहते हैं, लोग कुछ वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। लोग वस्तुएं कहां से खरीदेंगे, सर वस्तुएं तो सारी फर्म्स ही बना रही है ना, और कौन बना रहा है, यही तो बना रही है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ये करेंगी, ये वस्तुएं बनाएंगी, किसके लिए बनाएंगी, जब दो ही लोग हैं फर्म्स और हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड के लिए बनाएंगी। तो एक्चुअली पता क्या होगा, यहां पर फर्म्स क्या करेंगी, सर फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस बनाई, हाँ, तो गुड्स एंड सर्विस ये किसको देंगी, सर गुड्स एंड सर्विस ये देंगी इसको आपको, आपके हाउस होल्ड्स को देंगी। एंड हाउस होल्ड बदले में क्या करेंगे, सर हाउस होल्ड बदले में करेंगे आपकी स्पेंडिंग, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर के नाम से भी जान सकते हैं। हाउस होल्ड बदले में क्या करेंगे, अपना खर्चा करेंगे, दे विल डू एक्सपेंडिचर। इज दिस फाइन, ठीक है। तो वो गुड्स एंड सर्विस देंगे और बदले में वो उसको खर्चा करेंगे। ये है आपका टू सेक्टर मॉडल, एक बहुत ही सिंपल मॉडल है, ठीक है। ये वही डायग्राम है जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था, इट इज द वन एंड द सेम थिंग ओनली। अब अगर आपको ये समझ आया ना, तो आपको जीडीपी समझ आना बड़ा आसान लगेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों, प्लीज सुनना मेरी बात को, ठीक है, प्लीज सुनना मेरी बात को। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, या पेन छोड़ो, ये घड़ी पे आते हैं, घड़ी। मैंने आपसे पूछा ये घड़ी कितने की है, आप बोलोगे मुझे क्या पता, आपने खरीदी है, चल मैं बता देता हूं, ये घड़ी 500 की है, ठीक है। अब ये घड़ी 500 की कैसे हुई, सर ये घड़ी 500 की पता क्यों है, कैसे पता आपको, आप मुझे पूछो ना कि कैसे पता आपको कि घड़ी 500 की है। अरे भाई क्योंकि मैंने 500 रुपए खर्च किया इसलिए 500 की है। जब मैं खरीदने गया दुकानदार से तो उसने मुझे 500 रुपए की घड़ी बेची। ओके 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 ओके। तो बेसिकली ना ये घड़ी 500 की इसलिए है क्योंकि मैंने, जिसने खर्चा किया, खर्च करने वाले बंदे ने इसके ऊपर 500 रुपए दिए। कहीं ना कहीं नोटिस करो, अगर मुझे यहां पर ये वाला कंपोनेंट पता हो कि कितना स्पेंड हुआ है इस घड़ी के ऊपर, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इस घड़ी की कितनी कीमत है, बिल्कुल। अगर मान लो मैं इस घड़ी को खरीदने के लिए 500 रुपए खर्चा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं समझ आया कि ये जो वस्तु है ये 500 रुपए की है, मैंने उनको 500 रुपए दिया, उसने बदले में मुझे घड़ी दे दी, तो ये घड़ी 500 रुपए की हो गई। अगर मुझे ये पता हो कि मैं कितना कितना खर्चा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कितनी वस्तुएं होंगी या उनका दाम क्या होगा, उनका क्या प्राइस होगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने खर्चा किया 500 रुपए घड़ी के ऊपर और 50 रुपए पेन के ऊपर, तो 500 और 50, 550 रुपए मैंने खर्च किए। तो जितनी वस्तुएं भारत में बनी, घड़ी और पेन, मान लो दो ही चीजें बनी थी, तो क्या मुझे उनकी कीमत नहीं पता लग गई कि भारत में 550 रुपए की वस्तुएं बनी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एक्चुअली यहां पे क्या हुआ है, आपकी जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के बराबर ही है।
तो अगर मुझे लोगों का खर्चा पता है, अगर मुझे ये पता कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ये बता सकता हूं कि कितने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे बन रही हैं। ध्यान रखना ये तब है जब मैं सिंपल दो सेक्टर बात कर रहा हूं, कोई सरकार नहीं है, कोई यहां पे आपका एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। जब वो होंगे चीजें बदलेंगी, थोड़ा मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, पर अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या ये बात समझ आई? दैट इज फाइन, दैट वी एग्री। दूसरी बात, और कैसे पता कि आपको ये घड़ी 500 रुपए की है? मैं एक तरीका आपको और बताता हूं कैसे पता मुझे घड़ी 500 की है। ये घड़ी 500 की पता क्यों है? क्योंकि इस घड़ी को बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगा। ओके, तो इस घड़ी को बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगा, उनको कुछ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी दिया गया। देखो प्रॉफिट भी इंक्लूड है 500 रुपए के अंदर। 500 रुपए के अंदर ऐसे नहीं बिना प्रॉफिट के दे रहे हैं, प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो जब मैंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड किया, तब मुझे पता लगा घड़ी 500 की है। तो कहीं ना कहीं वो यही तो तरीका दिखा रहा है, वो यही तो तरीका दिखा रहा है। तो एक्चुअली ना, अगर आपको ये टू सेक्टर मॉडल समझ आया, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि जीडीपी कैलकुलेट करने के आखिर तरीके क्या होते हैं, हम कैसे दरअसल में भारत में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये थोड़ा हम दोबारा और इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम को, क्योंकि एक्चुअल में ना ये जो तरीका है, ये आपका एक तरीका है जीडीपी निकालने का, ये जो तरीका है ये दूसरा तरीका है जीडीपी निकालने का। इसका नाम है कंजम्पशन मेथड और इसका मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। हाँ, तो करेंगे इनको डिस्कस। तो आई होप यहां तक एक बेसिक आइडिया आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं अपनी जीडीपी की डेफिनेशन के ऊपर। लेट अस नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। अब प्लीज सुनना, यहां पे प्लीज सुनना, आप इस लाइन को पढ़ो एक बार। कौन सी लाइन सर? ये वाली। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, गलत कह रहे हो। क्या कह रहा है? जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री या फिर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको मैंने फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब नहीं समझाया? समझाया था सर, जब आपने रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात करी थी, आपने बिल्कुल समझाया था। तो पहली बात यहां पे ध्यान ये रखनी है हमें कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी यहां पे बात कर रहे हैं। यहां हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहे, प्लीज समझना। सिर्फ किसकी बात हो रही है? ओनली एंड ओनली ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अरे गुड्स मतलब वस्तुएं यार, जैसे घड़ी है ये वस्तु है, ये शर्ट एक वस्तु है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वस्तु नहीं है, ये सर्विस है। तो इसमें गुड्स भी आएंगे, एक सर्विसेज भी आएंगे, पर ध्यान रखना वो फाइनल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स वाली हम यहां पे बात नहीं करते, वी डोंट टॉक अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों नहीं बात करते? उसकी भी बात करो। नहीं, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि देखो भाई मेरी बात सुनो, जब चाय वाले ने चाय बेचेगा, घड़ी क्यों बेचेगा? जब चाय वाले ने चाय बेची, उसने 20 रुपए की चाय बेची, हाँ ठीक है, क्या उस चाय की कीमत के अंदर वो दूध जो डाला था उसने, उसका दाम नहीं आ गया? आप समझो मेरी बात। जब आप कह रहे हो कि चाय 20 रुपए की है, हाँ ठीक है, तो इसमें ये 20 रुपए में दूध भी आ गया, चीनी भी आ गई, चाय पत्ती भी आ गई, गैस का भी दाम आ गया, सबका दाम आ गया। ऐसा थोड़ी कहोगे कि अच्छा चाय है 20 रुपए की, इसको 20 रुपए काउंट करो, उसमें 5 रुपए का दूध पड़ा था वो 5 भी काउंट करो, 2 रुपए की चीनी पड़ी थी वो भी काउंट करो। अरे भाई यार, वो 20 रुपए के अंदर सब कुछ आ गया है। वो 20 रुपए की चाय में दूध भी है, चीनी भी है, वो 20 रुपए इसीलिए। तो इसीलिए होता पता क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम काउंट करने लग जाएंगे ना, हम सेम चीज को दो दो बार काउंट करने लग जाएंगे। सो दैट इज वाई जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स हम यहां पे कंसिडर नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ आया, समझ आया, आई अग्री, मैं समझ गया आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो। सर ये दो वर्ड्स बचे, सम टोटल मतलब टोटल करना, वो तो हमें समझ आ गया, पर पॉइंट ये आता है ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और ये टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड मतलब कोई ना कोई टाइम, मतलब इंडिया में दो तरह से, मतलब दो टाइम पीरियड्स के लिए आप कर सकते हो अगर आपको जीडीपी निकालनी है। इट कुड बी फॉर अ क्वार्टर।
क्वार्टर मतलब, अरे यहां पे क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, कुछ और मत समझना, यहां क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, ठीक है। साल में आप लोग जानते होंगे 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। Q1 की बात करते हैं तो क्वार्टर 1 होता है आपका अप्रैल टू जून, ठीक है। Q2 आपका होता है जुलाई टू सितंबर, Q3 आपका होता है अक्टूबर टू दिसंबर, और क्वार्टर 4 की अगर हम बात करते हैं ये होता है आपका जनवरी टू मार्च, राइट। तो आपकी क्वार्टरली जीडीपी आप निकाल सकते हो, वो है टाइम पीरियड का मतलब। या फिर आप चाहो तो पूरे साल भर के लिए, कंप्लीट ईयर के लिए, कंप्लीट ईयर के लिए भी आप पूरे साल भर के लिए भी निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड मतलब 1 साल के लिए भी निकाल सकते हो, ऐसे 3-3 महीने के लिए भी निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड मतलब वही है कि टाइम पीरियड के लिए आप यहां पे आप देख रहे हो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ एक टेरिटरी के अंदर। अब जैसे मैंने ये पढ़ा ना, मेरा दिमाग खटका। क्या खटका दिमाग? दिमाग ये खटका कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें एक बात बताई। क्या बताया था? आपने हमें बताया था स्टॉक और फ्लो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, याद है आपको? स्टॉक में मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको स्टॉक में बोला था एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर चीजों को डिफाइन किया जाता है स्टॉक वेरिएबल। जब हम फ्लो की बात करते थे देयर इज अ स्टार्टिंग एंड देयर इज एन एंड डेट, था या नहीं था? फ्लो में यही तो बोला था, एक स्पेसिफिक नहीं सॉरी, एक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर डिफाइन किया जाता है जो फ्लो होते हैं। अब मुझे बताओ जीडीपी क्या है? इज इट स्टॉक, इज इट फ्लो? देखो जब मैंने आपको बोला एक टाइम पीरियड के लिए आप चीजों को डिफाइन कर रहे हो, यहां पे एक टाइम पीरियड के लिए आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन देख रहे हो। अब ये टाइम पीरियड क्या है मैंने आपको बताया। जैसे अगर आप क्वार्टर 1 की बात करो तो आप 1 अप्रैल से लेकर 30 जून की बात कर रहे हो। सेकंड क्वार्टर की बात करो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर की बात कर रहे हो। पूरे साल की बात कर रहे हो तो 1 अप्रैल से लेकर, जैसे मान लो अगर 2026 की बात करूं, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 की बात कर रहे हो। क्या आपको एक बात समझ आ रही है? हाँ मुझे तो समझ आ रही है। क्या बात समझ आ रही है? मुझे ये बात समझ आ रही है कि सर यहां पर एक स्टार्ट डेट है, यहां पर एक एंड डेट है, और जब भी स्टार्ट और एंड डेट होती है वो कहीं ना कहीं एक फ्लो वेरिएबल कहलाता है। तो ध्यान रखना जब हम बात करेंगे जीडीपी की, जीडीपी क्या होगा? जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये वर्ड लाइन लिखी होती है, बच्चों को समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं। जीडीपी एक फ्लो वेरिएबल, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक स्टार्टिंग और एक एंड डेट होती है। समझे या नहीं समझे? ठीक है। हाँ सर ये बातें तो हमें समझ आई। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर हम यहां पर ये जो बात कर रहे हैं इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब है? देखो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मीनिंग समझ लिया, आपने टाइम पीरियड का मतलब समझ लिया, बचा है क्या? बचा है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? प्लीज सुनना यहां पे, प्लीज सुनना यहां पे। कई मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी, कई सच्चाई चीजें आती हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है इसको देख के। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप यहां पर देख रहे हो ये दुनिया का मैप है। हाँ सर मुझे पता है, इतना तो हम जानते हैं। हाँ अब नोटिस करो, आप जरा इधर आओ, आप इंडिया के ऊपर जरा फोकस करो, ठीक है? जरा इंडिया के ऊपर फोकस करो। हाँ कर लिया, क्या करें? हाँ अब देखना इधर, आप लोग इंडिया की तरफ फोकस करो। देखो ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है? हाँ सर। देखो जो मैं चीजें यहां पे मार्क कर रहा हूं ना, जो मैंने चीजें यहां पे मार्क करी, ठीक है, ये सारा इंडिया का आपको मैप है ना? थोड़ा अगर मतलब वैसे होगा नहीं, हाँ ठीक है। हाँ ये देखो ये भारत का मैप है, और यहां पर हमारा आपका जो लक्षद्वीप और यहां पे आपका अंडमान निकोबार भी यहां पे जो है, तो मतलब है ना? तो ये भारत का पूरा है। दिस इज कंप्लीट इंडिया। ये जो पूरा मैंने हाईलाइट किया ना, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं भारत की। मतलब भारत की जमीन जहां पर भी है वो भारत का हिस्सा है। तो उसमें जम्मू कश्मीर, उसमें हिमाचल, उसमें मणिपुर, उसमें महाराष्ट्र, उसमें अंडमान निकोबार, उसमें लक्षद्वीप, ये सारा हिस्सा आ गया। तो भारत की जहां जहां जमीन है उसके ऊपर कहीं पर भी कुछ प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भारत की जीडीपी में आएगा। ये है भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी। पर ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की बात हुई, इसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। क्या आता है? देखो यार ये जमीन तो अपनी है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं। यहां पर ना 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी भी अपना है,
आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर्स के अंदर, यूएन क्लॉज के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा पानी अपना ही है, तो भाई उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, तो वो भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी। उसमें भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो भारत की जीडीपी में ही आती है। समझे नहीं समझे? हाँ बिल्कुल समझे। इसके अलावा आपने यूएन क्लॉज में एक बात और समझी होगी, आपने सुना होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, ईईजेड के बारे में। कहां तक होता है ईईजेड? सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो एक्चुअली 200 नॉटिकल माइल्स तक एक देश को कुछ इकोनॉमिक राइट मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन का राइट्स उनको मिलता है वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो भारत के पानी की तरफ जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा है वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर भारत के पास कुछ इकोनॉमिक राइट्स हैं मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग। तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी भारत की जीडीपी में ही काउंट करेगी, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। तो आप ध्यान से देखो यहां पे क्या क्या आ गया। यहां पे एक तो आ गया जो भी हमारा टेरिटोरियल पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं, हमारा जो भी हमारा नक्शा दिखाया मैंने वो आपके टेरिटोरियल वाटर जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। इसके अलावा आपका ईजेड वाला जो एरिया है वहां इकोनॉमिक राइट्स होते हैं वो भी आते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता क्या है? हाँ, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें और देखना। जैसे कल को आप लोग क्या बनोगे? सर हम लोग तो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोग आप में से आईएफएस ऑफिसर्स भी बनेंगे। अब उन जो आईएफएस ऑफिसर्स बनेंगे ना उनकी अलग अलग पोस्टिंग होगी, कुछ लोग इंडिया में पोस्ट होते हैं नो डाउट, बट ज्यादातर लोग आप में से जो आईएफएस ऑफिसर बनोगे वो भारत से बाहर पोस्ट होंगे, है ना? ठीक है। अब मान लो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाके आईएफएस ऑफिसर बनेंगे आपके लेट्स से यूएसए में, उनकी पोस्टिंग मान लो यूएसए में होगी, ठीक है। अब यूएसए हमारी ना एम्बेसी है वहां यूएसए में, अगर आपको बताओ, ठीक है ना, तो आपकी पोस्टिंग यहां पर होगी, यहां वाशिंगटन डीसी यूएसए के कैपिटल में, ठीक है। आप लोग वहां से काम कर रहे होंगे, ठीक है सर, वहां से काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये जो एम्बेसी वाला हिस्सा है ना, एक ना एरिया होता है, अगर कोई आप में से बाहर गया है ना तो उनको पता होगा, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है। अब ये जो इंडियन एम्बेसी है ना यूएसए में, यहां पे इंडियन एम्बेसी एट यूएसए, ये भारत की ही जमीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें भारतीय ही पूरा उसको रन करते हैं, पूरा ये भारत का ही हिस्सा माना जाता है। इट इज ट्रीटेड एज इंडियन टेरिटरी, इंडिया की जमीन ही मानी जाती है। इनफैक्ट यूएसए वहां पर आ भी नहीं सकता, घुस भी नहीं सकता भारत की परमिशन के बिना, क्योंकि वो भारत की ही जमीन है। हमारे जितने भी आईएफएस ऑफिसर्स हैं जो यूएस में काम कर रहे होंगे वहां होंगे, और भी जो बाकी लोग हैं जो स्टाफ होगा वो भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। कोई भी कुछ वीजा के रिगार्डिंग काम हो गया, कुछ और काम हो गया, वो यहां पे देखा जाता है। अब सुनो मेरी बात, ये एरिया क्या है? भारत की टेरिटरी। अभी आपने बोला, देखो है ये यूएसए में, ये जो जमीन मैंने आपको यहां मार्क करी ना, ये है यूएसए में, पर मैंने कहा नहीं नहीं ये है भारत की जमीन। तो इस जमीन के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो वो किसकी टेरिटरी में मानी जाएगी? आंसर इज भारत की टेरिटरी में, क्योंकि ये भारत की टेरिटरी ही है। हमारी एम्बेसीज जो होती हैं दुनिया भर के अंदर, जो हमारी एम्बेसीज हैं वो भारत की जमीन मानी जाती है, इसीलिए इनके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होना मतलब भारत की जीडीपी का हिस्सा होना। समझे नहीं समझे? डन सर, डन, समझ गए समझ गए। राइट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में दो सवाल आए होंगे। एक सवाल तो यह आया होगा कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? अरे भाई वहां वीजा सर्विसेज हो रही है, वहां कुछ और प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ये होगा वहां पे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। दूसरा सवाल कई बच्चों का आएगा, सर अगर इंडिया की यूएसए में एम्बेसी है तो क्या यूएसए की एम्बेसी भी इंडिया में है? कैसी बातें कर रहे हो, नई दिल्ली में यहीं पास में है मेरे, यहां से यहां आना आप नई दिल्ली, ठीक है, हम चलेंगे कभी यूएस एम्बेसी। यहां नई दिल्ली में यूएसए की एम्बेसी है नई दिल्ली में वो, पर वो जो एरिया है ना, वो एरिया बहुत ही सही एरिया है वो वाला, तो वहां पे आप नोटिस करोगे वहां पूरा अधिकार यूएसए का है। वो छोटी सी जो जमीन है वो पूरा यूएसए के अंतर्गत है। तो वो जो जमीन है ना, वो जो जमीन है जो यूएस एम्बेसी इन इंडिया, यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली जो है, वो यूएसए की जमीन मानी जाएगी। अगर उसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो भारत की जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे, उसका हम काउंट करेंगे यूएसए की जीडीपी में, क्योंकि वो जमीन किसकी है? वो यूएसए की जमीन है, वो भारत की जमीन है ही नहीं, भले ही नहीं दिल्ली में है, पर यूएस एम्बेसीज यूएस टेरिटरी। समझ रहे हो? ऐसी चीजें होती हैं। तो भारत की जितनी भी एम्बेसीज है दुनिया भर में, भारत की जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं, हाई कमीशन हैं,
वो सारे भारत की टेरिटरी में इंक्लूड किए जाते हैं। उनमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो भारत की जीडीपी का यहां पे हिस्सा बनेगी। इज दिस फाइन? हाँ सर, ठीक है, वी अंडरस्टूड। चलिए यहां तक तो बात कोई आई थिंक हमें समझ आ गई है। अब कई बच्चों के दिमाग में आया होगा सर ये काउंसुलेट क्या बोल दिया आपने और हाई कमीशन क्या बोल दिया। देखो पता क्या होता है, अब जैसे यूएसए का एक तो एम्बेसी है भारत में, पर उसके और भी ऑफिसेज है भारत में। जैसे अगर आपको, आप में से किसी बच्चे को अगर यूएसए जाना है तो आपको वीजा वगैरह लगवाना पड़ेगा, या तो दिल्ली में आके लगवा लो, एम्बेसी है जो यूएस एम्बेसी वहां से, या फिर यूएसए के और भी रीजनल ऑफिसेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर में ऑफिस है यूएसए का, अब वहां भी जा सकते हो। तो वो कॉन्सुलेट्स होते हैं, एम्बेसी सिर्फ एक ही होती है, वो होती है कैपिटल के अंदर, बाकी अलग अलग जगह पे आपको कॉन्सुलेट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो भी एम्बेसी है, जो भी कॉन्सुलेट्स हैं, वो भारत की जीडीपी में यहां पे इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है, मुझे यहां तक तो आपकी बात क्लियर हो चुकी है। अब कुछ सवाल मेरे और हैं, एक दो बातें जीडीपी में जो आती है ना हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उनको एक बार और समझना। अगर मान लो आपने जाना है इंडिया से यूएस से, हाँ ऐसे 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 तो नहीं जाओगे, मतलब जो भी रास्ता है, आपने इंडिया से जाना है यूएस से, ठीक है, चलो ओके ओके। अब इंडिया से आपको अगर यूएस से जाना है, आपने मान लो एक फ्लाइट करवानी पड़ेगी, हाँ ठीक है करवा ली, फ्लाइट करवा ली हमने सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फ्लाइट का आपने पेमेंट किया होगा, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ है, ये किसकी जीडीपी में जाएगी? क्या इंडिया की जीडीपी में काउंट करेंगे इसको, या यूएस की जीडीपी में? अगर कोई दो देशों के बीच में इस तरह से कोई आपका एयरक्राफ्ट या शिप चल रहा है, वो किस देश की टेरिटरी में माना जाएगा? क्योंकि तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, वो चला इंडिया से, पहुंचा यूएस से, रास्ते में कहीं रुका भी होगा, तो कहां, कौन सी कंट्री में माने इसको? देखो प्लीज सुनना मेरी बात को, अगर दो या दो से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है ना, तो उस केस में हम देखते हैं कि उस शिप के ऑपरेटर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से यूएस से जाते हो एक एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर, एयर इंडिया क्योंकि इंडियन ऑपरेटर है, तो उस केस में वो भारत की जीडीपी में आएगा। अगर आप किसी और विदेशी कंपनी से जाते हो इंडिया से यूएस से, जो भी मतलब जिस देश का भी वो है, तो उस देश की जीडीपी में उसको काउंट करेंगे। तो व्हेन दे आर बीइंग रन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज ना, उस केस में क्या होता है, उस केस में हम नोटिस करते हैं कि वो ऑपरेटर किस देश का बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बात भी आप यहां पे समझिएगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स रन बाय द कंट्रीमैन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब भी दो या दो से ज्यादा देश इन्वॉल्व होंगे, तो आखिर उन शिप्स को, उन एयरक्राफ्ट्स को कौन चला रहा है? चलाने का मतलब पायलट की बात नहीं हो रही, चलाने का मतलब उस कंपनी को कौन चला रहा है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो इंडिया में इनकम जनरेट हुई, क्या वो भारत की जीडीपी में आएगी? देखो प्लीज एक बात सुनना, जब मैं बात करता हूं ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, इसमें हमने ये नहीं देखते कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है। समझना है इस बात को। अगर कोई विदेशी कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर वो भारत में आकर कोई प्रोडक्शन कर रही है, तो क्योंकि वो प्रोडक्शन भारत की टेरिटरी पे हो रहा है, तो भारत की जीडीपी में वो आएगा। जो भी चीज भारत की धरती में प्रोड्यूस हो रही है वो भारत की जीडीपी में आएगी। हमें यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको प्रोडक्शन कर कौन रहा है, भारत की जमीन है ना, बस, तो भारत की जीडीपी में उसको हम काउंट करेंगे। आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और क्या आता है सर इसके अलावा? देखो इसके अलावा आता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आती है आपकी। जैसे मान लो इंडिया ने मान लो कहीं पे कल को मिलिट्री अपना बेस बना लिया, जैसे यूएसके के मिलिट्री बेस अलग अलग जगह पे है, तो जहां जहां उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना रखा ना यूएसए के, तो यूएसए को मिलिट्री बेस भले ही दूसरे देशों में हो, वो भी यूएसए की टेरिटरी ही माने जाते हैं। तो आपको ध्यान पता क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है एक तो कि जो भी हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं वो भी हमारी जीडीपी में, वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। हमारा पानी भी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा हिस्सा है। अगर दो देशों के बीच में शिप एंड एयरक्राफ्ट चल रहे हैं पर उनको ऑपरेट हमारे देश के लोग कर रहे हैं, तो वो हमारी भारत की जीडीपी में आएंगे। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज ने अगर भारत में इनकम जनरेट करी, क्योंकि वो भारत में जनरेट कर रहे हैं ना इनकम, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हैं, तो वो भी भारत की टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह है, ठीक है, वहां पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारी एम्बेसीज, हमारी काउंसुलेट्स, भले ही किसी दूसरे देश में है, पर क्योंकि वो भारत की जमीन है, इसलिए वो सब भी भारत की टेरिटरी ही यहां पे कंसिडर की जाती है।
आई होप ये जो बात थी ना डोमेस्टिक टेरिटरी की, ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो एक्चुअली आप यहां पे नोटिस करो, जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आई होप आपको सम टोटल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, टाइम पीरियड, हर एक वर्ड का मतलब यहां पे समझ आ गया होगा। इनफैक्ट ना आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये जो तीन शब्द थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन तीनों का मतलब भी अब आप समझ पा रहे होंगे। देखो जब बात हम करते हैं ना प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं होता, इट सिंपली मींस व्हाट? इट सिंपली मींस आउटपुट। कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज आउटपुट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, मैंने पहले ही आपको बताया, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट मैंने पहले ही आपको बताया। तो यहां डेप्रिसिएशन कोई माइनस नहीं करते हम, यहां पे कोई कैपिटल गुड्स को हटाएंगे नहीं यहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल हम देखेंगे। और डोमेस्टिक का मतलब है आपका यहाँ पे टेरिटरी, जो हमारी भारत की जमीन है। और उस टेरिटरी का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एक्चुअली ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। कई बार ना बुक्स में ये बात लिखी होती है कि जीडीपी इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। देखो जीडीपी है, ज्योग्राफी से आई है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि जीडीपी में हम ये बात नहीं करते कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हम बात करते हैं प्रोडक्शन कहां हो रहा है। अगर प्रोडक्शन भारत की जमीन के ऊपर हो रहा है तो वो भारत की जमीन में आएगा। बच्चों को डाउट आता रहता है यार कि नई दिल्ली के अंदर फिर यूएस एम्बेसी क्यों नहीं काउंट हो रही है, मतलब उसका रीजन सिंपल है, वो भारत की जमीन नहीं है। भले ही नई दिल्ली के अंदर है पर वो यूएसए की जमीन है। अगर वो यूएस एम्बेसी है जो भारत की जमीन ही नहीं है तो वहां पर क्यों काउंट करेंगे भारत की जीडीपी के अंदर। बड़ी जो वाशिंगटन डीसी में हमारी एम्बेसी है वो हमारी जमीन है, भले ही वाशिंगटन डीसी में हो पर है वो हमारी जमीन। तो जो हमारी जमीन है वहां कुछ भी प्रोडक्शन करो वो भारत की टेरिटरी है और भारत की जीडीपी में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जीडीपी इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं प्रोडक्शन हो कहां पर रहा है। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें यहां पे पता होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज जीडीपी। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ छोटी मोटी बातें और, जब हम बात करते हैं ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लिया, ऐसे ही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब फर्क देखो, समझना यहां पे क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं ना, यहां पर बात हो जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स की। देखो होता पता क्या है, जीडीपी में बात हम क्या कर रहे थे सर, जीडीपी में हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन कहां हो रहा है। जीएनपी में हम क्या बात करते हैं, जीएनपी में हम बात करते हैं प्रोडक्शन कौन कर रहा है। अगर भारत के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो जीएनपी में आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैंने बोला जीडीपी, हम कभी ये बात नहीं करेंगे कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। हम पूछेंगे क्या भारत की टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है, हां तो भारत की जीडीपी है, नहीं तो भारत की जीडीपी नहीं है। जीएनपी में क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर हम ये नहीं पूछते प्रोडक्शन कहां हो रहा है, हम पूछते हैं प्रोडक्शन कर कौन रहा है। क्या भारत के लोग कर रहे हैं? हाँ, अगर भारत के लोग कर रहे हैं तो भारत की जीएनपी में डालो, अगर भारत के लोग नहीं कर रहे तो भारत की जीएनपी में मत डालो, सिंपल। अब इसका फायदा क्या है इसको जानने का? देखो यार कई बार ऐसा हो सकता है ना कि भारत के कुछ लोग यूएसए में काम कर रहे हो। अगर भारत के कुछ लोग यूएसए में काम कर रहे हैं तो जो उन्होंने आउटपुट लेकर आए वो जीडीपी में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो यूएसए में काम कर रहे हैं ना, तो वो तो भारत की टेरिटरी नहीं है। पर क्योंकि वो भारत के लोग हैं तो भारत की जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जरूर आता है। तो ध्यान रखना यहां बात होती है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। एक्चुअली जीएनपी अपने आप में एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपका पॉलिटी से आया है, ठीक है, ये पॉलिटी से आया है, ये आया आपका ज्योग्राफी से। क्योंकि जीडीपी बात करता है प्रोडक्शन कहां हो रहा है, जमीन की बात करता है, यहां बात हो रही है कौन कर रहा है, तो ये पॉलिटी से कॉन्सेप्ट आया है। अब डाउट में, अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर इनके बीच में कोई नाता रिश्ता है क्या, जीडीपी और जीएनपी के बीच में? आंसर इस बहुत ही गहरा और बहुत ही क्लोज रिश्ता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो इंडिया के अंदर कौन रह रहा होगा, पहले मुझे इतना बताओ सर। इंडिया के अंदर या तो इंडियंस रह रहे होंगे या रह रहे होंगे नॉन इंडियंस। मानते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल मानते हैं। अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूं कि आउटसाइड इंडिया कौन होगा,
आउटसाइड इंडिया कौन रह रहा होगा? सर आउटसाइड इंडिया भी कुछ भारत के लोग रह रहे होंगे, कुछ नॉन इंडियन रह रहे होंगे, और तो कोई नहीं ना, या तो भारत के लोग होंगे या तो नहीं होंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ओके। इंडिया में कौन रह रहा है? या तो भारत के लोग या भारत या कुछ विदेशी। विदेशों में कौन रह रहा है? या तो भारत के लोग या कुछ विदेशी रह रहे होंगे। अब सबसे पहला सवाल देखो, आप लोग ने देखो थोड़ा एक्टिव मेरे साथ करना काम, ठीक है ना। ये मान लो मैंने इसको ए बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया बी, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया सी, मैंने इसको बोल दिया डी, ठीक है। अब प्लीज एक बार सोच समझ के मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मैं बात कर रहा हूं जीडीपी की, प्लीज सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, उसमें आप किसको इंक्लूड करोगे? ए को, बी को, सी को या डी को? ध्यान से सोचो। सर देखो, जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, तो कोई भी चीज जो भारत की जमीन में बन रही है वो भारत की जीडीपी में आएगी। तो मुझे बताओ भारत की जमीन में क्या क्या बना? सर ये वाला, ये हमने बोला ना भारत की जमीन है, ये भारत की जमीन, भारत की जमीन में कुछ भारतीय लोग काम कर रहे होंगे, कुछ विदेशी लोग काम कर रहे होंगे। तो जीडीपी के अंदर क्या आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि ये सारे कहां काम कर रहे हैं? ये भारत में। ये तो विदेशों में काम कर रहे हैं ना, ये तो विदेशी धरती है। विदेशी धरती पे कोई भी काम हो हमें नहीं फर्क पड़ता जीडीपी से, हमें जीडीपी में सिर्फ जो भारत की जमीन पे हो रहा है वही आना है। तो जीडीपी जब हम बात करते हैं, इट इज नथिंग बट हेयर ए प्लस बी, उसमें ए प्लस बी इंक्लूड होगा। इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? व्हाट इज ए हेयर? इनकम अर्नड बाय इंडियंस विद इन इंडिया। आई रिपीट, इनकम अर्नड बाय इंडियंस विद इन इंडिया is A. What is B? Income earned by non-Indians within India. I repeat, income earned by non-Indian within India, वो है B. Got it, got it. समझ गए, समझ गए। अच्छा अब मुझे बताओ जीएनपी में क्या आएगा? सर देखो, जब हम बात करते हैं ना जीएनपी में, तो जो भी पैसा भारतीय कमाते हैं वो आएगा। कौन सा पैसा है जो भारतीय कमा रहे हैं? सर एक तो देखो भारतीय कमा रहे हैं ए वाला पैसा, एक भारतीय कमा रहे हैं सी वाला पैसा। तो जीएनपी में क्या आएगा? ए प्लस सी। इसको कैसे लिखेंगे? इनकम अर्नड बाय इंडियंस विद इन इंडिया प्लस इनकम अर्नड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया। कुछ कनेक्शन कर सकते हैं जीडीपी और जीएनपी में? सर मैं करता हूं कनेक्शन, देखो मैं करता हूं कनेक्शन दोनों को। अब देखना, इधर देखना, फोकस करना, इधर इधर फोकस करो। अगर आप इनको यहां पे थोड़ा लिखने की कोशिश करो तो आपको नोटिस करने को पता क्या मिलेगा? आपको यहां पर, ये काम करो जीएनपी में बनाते हैं, इधर बनाते हैं, इधर बनाओ, प्लीज ध्यान से फोकस करना इधर। क्या मैं जीएनपी को, सॉरी जीएनपी क्या है? ए प्लस सी, ठीक है। क्या मैं जीएनपी जो कि क्या है? ए प्लस सी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस बी माइनस बी? क्या कोई फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। बी जोड़ दिया, बी माइनस कर दिया, बात तो वही रही। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर ए प्लस बी क्या होता है? सर ए प्लस बी तो जीडीपी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ए प्लस बी बन गया जीडीपी। तो क्या बना ये? जीडीपी प्लस सी माइनस बी। तो एक्चुअली जीएनपी क्या बन गया? जीएनपी बन गया सर जीडीपी प्लस सी माइनस बी। अब पॉइंट आता है यहां पे सी क्या है? व्हाट इज सी? देखो आपके सामने लिखूंगा, कोई ऐसे हेरा फेरी नहीं। सी क्या कह रहा है यहां पे? व्हाट इज सी? सी इज इनकम अर्नड बाय इंडियन आउटसाइड इंडिया। व्हाट इज सी हियर? सी यहां पे सर क्या है? सी है सर यहां पे, व्हाट इज सी? इनकम अर्नड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया। दिस इज सी, आपके सामने लिखा। व्हाट इज बी सर? व्हाट इज बी? ये है बी। ये क्या लिखेंगे इसको? इनकम अर्नड बाय नॉन इंडियंस विद इन इंडिया। इनकम अर्नड बाय नॉन इंडियंस
विद इन इंडिया। सहमत हो सब लोग? हाँ सर सहमत है। तो एक्चुअली ना ये है इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, जो भारतीयों ने भारत के बाहर से पैसा कमाया, माइनस जो विदेशियों ने भारत से पैसा कमाया। इस C माइनस B को हम पता क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई रिपीट, व्हाट डू वी कॉल इट एज? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर मतलब जब नेट फैक्टर होता है, नेट होता है प्लस माइनस करके, एडजस्टमेंट करके। तो क्या हुआ यहां पे? भारतीयों ने विदेशों से पैसा कमाया, माइनस विदेशियों ने भारत से पैसा कमाया, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आपका जो कनेक्शन बनता है, कनेक्शन किसका? जीडीपी जीएनपी का, वो ये बन जाता है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज द कनेक्शन। ये कनेक्शन बना यहां पे जीडीपी और जीएनपी के बीच में। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? इज दिस फाइन? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कंप्लीट क्लैरिटी हमें मिल पाई जीडीपी और जीएनपी के बीच में। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो सर हमें यहां पे जीडीपी और जीएनपी का मतलब समझ आ गया। जीडीपी और जीएनपी का मतलब समझ आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना हो तो कैसे जाते थे? सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना दोस्तों, जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? देखो ना, जीडीपी क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही था ना जीडीपी? हाँ सर बिल्कुल यही था। तो जब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे इधर देखो, इधर दूसरी साइड क्या है आपका? जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को हटा दें, हाँ अगर आपने सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को हटा दिया ना, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एनएनपी। व्हाट इज एनएनपी हियर? एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो अंतर है ना इनमें, हमें वो क्लियर होना चाहिए। जो इनका डिफरेंसेस है ना, हमें उनके अंदर कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। वहीं से यहां पे बात बनती है, वहीं से यहां पे बात बनेगी। नहीं जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। ठीक है सर। सर हमें जीडीपी समझ आ गया, हमें जीएनपी समझ आ गया, हमें एनडीपी समझ आ गया, हमें एनएनपी समझ आ गया। हमें एक चीज समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आया? कि आखिर इनकी वैल्यूज निकालते कैसे हैं? हाउ एग्जैक्टली डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी? हम जीडीपी निकालते कैसे हैं, आप हमें ये तो बता दो। हाँ, उसके लिए हम कहा जाएंगे? सर उसके लिए हम जाएंगे हमारा जो 2 सेक्टर मॉडल था उसके ऊपर वापस। क्या बोला था मैंने 2 सेक्टर में? इधर थे फर्म्स, इधर थे हाउस होल्ड्स, है ना? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। फर्म्स कुछ प्रोडक्शन करते थे, हाउस होल्ड कुछ खर्चा करते थे। फर्म्स को फैक्टर इनपुट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में हाउस होल्ड सप्लाई करते थे, और बदले में जो फर्म्स थी वो पेमेंट करती थी इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये बात मुझे याद है, बिल्कुल याद है। तो वहीं से हमारे जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स निकल के आते हैं। क्या आते हैं? जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स। तो उनको भी एक एक करके हम यहां पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाँ, मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। अब इस पे आते हैं। अब सुनना मेरी बात, यहां पर ना देखो 3 मेथड है, वैसे 3 मेथड है कैलकुलेट करने के। एक पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है यहां पे आपका प्रोडक्ट मेथड, तीसरा है आपका इनकम मेथड। ये 3 मेथड है। देखो पॉइंट कुछ नहीं है, आप चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कान ही है आपको। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, आंसर वही निकल के आएगा, मोटा मोटा सिमिलर रहता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होती है छोटी मोटी, पर आंसर सिमिलर निकल के आएगा।
अब समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला मेथड है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आपको टू सेक्टर मॉडल अगर पता है ना तो एक्सपेंडिचर मेथड समझना बहुत आसान है आपके लिए। पहला तरीका समझते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का। मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोला था? मैंने आपको बोला था भाई ये घड़ी 500 की कैसे है, क्योंकि आपने इस घड़ी को खर्च किया 500 रुपए, इसलिए हमें पता है घड़ी 500 की है। अब मेरे पास एक बार जरा बताना, ये घड़ी 500 की है क्योंकि हमने खर्चा किया इस पे ऊपर 500। अगर मैं सबके खर्चे जोड़ दूं, क्या मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कि कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ? क्योंकि देखो यार, मैंने बोला कि एक घड़ी बनी, हाँ, या मैंने बोला कि एक घड़ी के ऊपर मैंने 500 रुपए खर्चा किया, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इन दी एंड तो हमें 500 रुपए वैल्यू ऐड करनी है ना अपनी जीडीपी के अंदर। जीडीपी क्या था? सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी। तो अगर कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनी है, उसके ऊपर किसी ने खर्चा किया है, तो क्यों ना हम सभी के खर्चे जोड़ दें। अगर हम सभी के खर्चे जोड़ देंगे, हमारे पास ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन का वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ फाइनल गुड्स देखनी है, सिर्फ फाइनल गुड्स। बात तो सही कह रहे हो सर। सो एक्चुअली पता क्या होता है, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपी निकालते हैं, इसमें एक तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी ऐड करते हैं। सी होता है मेरा और आपका जैसे का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने कुछ खरीदारी के लिए हमने जो खर्चा किया, सबका खर्चा जोड़ दिया मैंने, मेरा, आपका, फैजल का, सबका खर्चा मैंने जोड़ दिया यहां पे। ठीक है, ठीक है, वो हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसे ही मैंने आपको पहले कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में अंतर बताया था। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे उन्होंने किया होगा, वो भी एक तरह से खर्चा ही है। वहां पर भी किसी ना किसी, जैसे आपका मशीनरी और बाकी सब चीजों के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो हमें इस तरह से कंपनीज का जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हम वो भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनसे भी तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ही तो हुआ था जिसके ऊपर खर्चा किया गया। तो यस, हम यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं आय, हम उसको भी जोड़ देंगे। क्या हमने सारे खर्चे जोड़ लिए? क्या सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही खर्चा होता है? क्या कोई और खर्चा नहीं होता? होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा होता है आपकी सरकार का खर्चा। तो हम यहां पर सरकार के खर्चे को भी जोड़ देंगे। अब तो सारे खर्चे जुड़ गए ना, हमने आम लोगों का खर्चा भी देख लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग खर्चा भी देख लिया, हमने सरकार का खर्चा भी देख लिया, सारे खर्चे जुड़ गए, आ गया जीडीपी। पर मैंने बोला नहीं, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। प्लीज सुनना, आप लोगों को मुझे पता है फॉर्मूला पता है, पर वो फॉर्मूला कहां से आया बहुत कम लोगों को पता है। मैं बताता हूं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये फॉर्मूला यहां तक तो ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी, पर इस फॉर्मूला में गड़बड़ है। आपको जीडीपी की डेफिनेशन पता है? हाँ पता है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब भी कभी कंफ्यूजन हो, इस डेफिनेशन में वापस आ जाओ। सर इस डेफिनेशन में बात कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी की। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने ना ये रुमाल खरीदा था, ये रुमाल खरीदा मैंने, कितने का? ये 1000 रुपए का रुमाल खरीदा है। अच्छा, क्या ये आना चाहिए जीडीपी के अंदर? अगर भारत में बना तो आना चाहिए, पर भाई मैंने ये रुमाल इंडिया से नहीं खरीदा, ये यूएसए से आया रुमाल, ये खास रुमाल है। अब देखो, रुमाल बना कहां? यूएसए में। किसकी जीडीपी में आना चाहिए? जहां बनता है उसकी जीडीपी में आता है, तो ये रुमाल आना चाहिए यूएसए की जीडीपी में। पर खर्चा इसके ऊपर किसने किया? मैंने खर्चा किया, मैंने। तो मैंने पता क्या कर दिया, मैंने इसके ऊपर खर्चा कर दिया 1000 रुपए, और जब मैंने 1000 रुपए खर्चा कर दिए तो मैंने गलती से 1000 रुपया इसके अंदर जोड़ दिया। जोड़ना नहीं था क्योंकि ये यूएसए में बना था भाई रुमाल, ये यूएसए में रुमाल बना था, पर मैंने गलती से इसको जोड़ दिया अपने खर्चे के अंदर, भारत के खर्चे के अंदर। गड़बड़ कर दी सर, ये तो फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। क्योंकि देखो, कोई चीज जो विदेशों में बनी है, मेरा खर्चा उसके ऊपर भी तो हो सकता है। बनी विदेशों में, खर्चा मैंने कर दिया, मैंने अपने खर्चे में तो जोड़ लिया, पर जोड़ना नहीं था क्योंकि ये चीज भारत की टेरिटरी में बनी ही नहीं है। तो कोई तरीका है ठीक करने का इसको? हाँ, मैं आपको हेल्प करता हूं। तरीका क्या है? एक काम करते हैं ना, जो जो चीजें हमने इंपोर्ट करी हैं, जो जो चीजें हमने विदेशों से मंगाई हैं, क्यों ना उनको हम माइनस कर दें। अगर हमने इंपोर्ट की हुई चीजों को माइनस कर दिया, उससे पता क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जो बनी विदेशों में थी,
पर उसके ऊपर खर्चा भारत के लोग कर रहे थे, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और बाकी सारे एक्सपेंडिचर थे। हम कहीं ना कहीं इसको ठीक कर देंगे। पता कैसे ठीक कर देंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन चीजों का खर्चा देखना है जहां पर जो चीज भारत में बनी है। ये रुमाल बना विदेश में था पर खर्चा भारतीय के लोगों ने कर दिया, तो गलती से हमने यहां पे इसको ऐड कर दिया था, तो क्यों ना इसको माइनस कर देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कर दो माइनस। तो माइनस में यहां पे क्या करूंगा, इंपोर्ट। जो भी वस्तुएं बनी विदेशों में थी पर खर्चा भारत के लोगों ने किया है, वो चीजें मैंने हटा दी क्योंकि वो गलती से यहां आ चुकी थी। ठीक है, ओके ओके। अब तो फॉर्मूला सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है, अभी भी सही नहीं है। आपको पता है कि मैं अभी जैसे मैं यहां पे तो देखो पढ़ाता हूं, पर शाम को मेरा काम पता क्या होता है, मैं घंटियां बनाता हूं, ये वाली, ये बेल्स जो है, बेल बनाता हूं मैं। ठीक है, ये बिजनेस है अपना बेल बनाने का। अब क्या होता है, ये बेल मैं बनाता इंडिया में हूं, पर ये मैं यूएस से भेजता हूं, एक्सपोर्ट करता हूं मैं इन बेल को। अब देखो क्वेश्चन मेरा ये, क्या ये बेल भारत में बनी? हाँ हाँ, दिल्ली में फैक्ट्री है अपनी, दिल्ली में बनती है ये बेल। हाँ ठीक है, बन गई, ओके ओके। क्या ये जीडीपी में आनी चाहिए? आनी चाहिए। मेरे फॉर्मूला में कहां आ रही है ये? ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आई, ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। सर इसके ऊपर, बेल के ऊपर खर्चा किसने किया? एक यूएसए में बंदा बैठता है एडम, वो खर्चा करता है इसके ऊपर, वो खर्चा करता है इसके ऊपर। तो एक्चुअली वो खर्चा तो हमने कहीं काउंट ही नहीं किया। पर सर जीडीपी में तो आनी चाहिए ना ये, क्योंकि ये बनी भारत में है। भले ही अगर भारत में बनी है, खर्चा कोई मर्जी करे, भारत की जीडीपी में आना चाहिए। आपके फॉर्मूला में तो नहीं आ रहा, तो कैसे इसको ऐड कर सकते हैं? मैंने कहा भाई ये एक्सपोर्ट करता हूं ना, एक काम करो, आप जितनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो उनकी जो वैल्यू है आप सारी ऐड कर लो। उससे क्या होगा? उससे पता क्या होगा, जो चीजें भारत में बनी पर खर्चा किसी और ने किया, विदेशों ने किया यहां पे, वो पता क्या इंश्योर करेगा कि हमारे देश में जितनी बनी हुई चीजें थी, भले खर्चा कोई भी कर रहा हो, वो सारा इंक्लूड कर लेगा। सो दैट इज वाई वी विल हैव टू प्लस हियर एक्सपोर्ट। मुझे पता है आप लोगों को ये फॉर्मूला पता था, पर क्यों करते हैं ये बहुत कम लोगों को पता था। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जब हमने सी, आई और जी लिया ना, हमने गलती से वो खर्चे भी ले लिए जो बने विदेशों में थी पर खर्चा भारतीयों ने किया। और दूसरी बात, ऐसी चीजें हम मिस कर गए जो बनी भारत में थी पर खर्चे विदेशी लोग कर रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए हमने एक्सपोर्ट जोड़ दिया और इंपोर्ट को ठीक करने के लिए हमने माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस आई प्लस जी, और एक्सपोर्ट को बोलते हैं हम एक्स और इंपोर्ट को बोलते हैं एम। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनको ना हम लोग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम लोग नेट एक्सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम? वी कॉल इट एज ऑल्सो एज नेट एक्सपोर्ट। तो यहां से आपका जीडीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये यहां पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा जीडीपी का। समझ पाए आप लोग? ये बन गया इसका फॉर्मूला। ये है एक्सपेंडिचर माध्यम से आपकी जो जीडीपी निकलती है। एक बार इसको गो थ्रू करना है तो हम यहां पे कर लेते हैं। इसको पढ़ना है, पढ़ लो। An approach to calculate GDP is through the expenditure method, which focuses on demand side of products. ये ना डिमांड कॉन्टेक्स्ट में देखता है, ठीक है। हाँ, तो जो भी आपका फाइनल एक्सपेंडिचर होगा, मतलब सारा ऐड कर लो, फाइनल कंजम्पशन जो था, आपका इन्वेस्टमेंट जो था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, इन सबको ऐड कर दिया, इंपोर्ट को हमने माइनस कर दिया। उससे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इन चीजों का पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पहला तरीका है। ठीक है, और कौन से तरीके हो सकते हैं यहाँ पे? देखो दूसरा तरीका आपका यहाँ पे जो आता है ना, हाँ, दूसरा तरीका जो आपका यहाँ पे आता है वो आता है आपका इनकम मेथड का। इनकम मेथड का ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे बता दिया? मैंने आपको बताया था ये पेन 20 रुपए का क्यों था। ये पेन 20 रुपए का इसलिए था क्योंकि इस पेन को बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लगा। उन्होंने अपना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जोड़ा। तो अगर हम सबको जोड़ देंगे कहीं ना कहीं पेन ये 20 रुपए का बन जाएगा। तो चाहे आप खर्चा देख लो 20 रुपए, या रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जोड़ दो, वो सब 20 रुपए बनेंगे। तो एक्चुअली इनकम मेथड में क्या होगा, कहीं ना कहीं जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जैसे लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लैंड, इन्होंने जो भी इनकम रिसीव करी हम सबको जोड़ देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इनकम मेथड से ये चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी वेजेस हैं आप उनको सम अप कर दो,
आपके प्रॉफिट हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, आपका रेंट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, आपके रेंट हो गया, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये वाला मेथड जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम इससे जीडीपी नहीं निकालते हैं। हम जो जीडीपी भारत में निकालते हैं वो दो तरह से निकलती है, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड और एक जो तीसरा मेथड अब आपको पढ़ाऊंगा, ये सेकंड मेथड भारत में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि मेन मेथड जो है हमारे यहाँ पे वो 1 और 3 वाले ही हैं। एक एक्सपेंडिचर पढ़ा दिया और तीसरा मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, दैट इज द वैल्यू एडिशन मेथड। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझना, इस मेथड को। तीसरा मेथड आ रहा है, देखो पहला था एक्सपेंडिचर, दूसरा था इनकम, तीसरा आ रहा है वैल्यू एडिशन। एक्सपेंडिचर समझ आ गया, इनकम समझ आ गया, वैल्यू एडिशन में समझना। देखो मान लेते हैं यहां पे क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे लेट्स से आपके पास ना यहां पर कोई एक किसान था, पहले कुछ नहीं था खेत के ऊपर, किसान ने वहां मेहनत करी, ठीक है, किसान ने मेहनत करके पता क्या किया, मान लो किसान ने यहाँ पे, हाँ, किसान ने मेहनत करके 100 रुपया की यहाँ पे कुछ बना लिया, वीट बना ली, ठीक है। अब 100 रुपए में से हो सकता है कि किसान अपने खुद के कंजम्पशन के लिए या किसी और चीज के लिए 50 रुपए की वीट खुद रख ले, बाकी 50 रुपए उसने पता क्या किया, 50 रुपए एक बेकरी वाले को दे दिए, मतलब 50 रुपए की वीट एक बेकरी वाले को दे दी। यहां तक कहानी थी फार्मर की, फार्मर ने आगे 50 रुपए की वीट बेकरी वाले को बेच दी। अब बेकरी वाले ने क्या किया, उस 50 रुपए की वीट को 200 रुपए के बिस्किट बना के बेच दिया, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है, यहां पर वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन किसने किया, वैल्यू एडिशन सर किया आपके बेकर ने। बेकर वाले ने क्या किया, 50 रुपए की वीट को 200 रुपए के बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया। और एक वैल्यू एडिशन आपने यहां पे होता हुआ देखा, जहां पर किसान ने आपका वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन मतलब वस्तु को चेंज करना, उसमें कुछ ऐड ऑन करना। 0 रुपए की चीज को 100 रुपए में कन्वर्ट कर दिया किसान ने, बेकर ने 50 रुपए की चीज को 200 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं यहां कितना वैल्यू एडिशन हुआ, आप पता मुझे क्या बोलोगे, आप मुझे बोलोगे देखो सर 2 लोग काम कर रहे हैं यहां पे। कौन लोग काम कर रहे हैं, एक हमारा किसान काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है हमारा बेकर। किसान ने कितने रुपए का काम किया, आप बोलोगे सर किसान ने 0 रुपए की चीज को 100 रुपए का बना दिया, तो किसान की वैल्यू एडिशन कितनी है, 100 रुपीज की है या नहीं है। दूसरी बात, और कौन काम कर रहा है, बेकर। बेकर कितने वैल्यू एडिशन कर रहा है, बेकर वैल्यू एडिशन कर रहा है, देखो ध्यान सुनो, 50 रुपए की वस्तु को 200 की बना दिया, तो बेकर का काम क्या हुआ, सर बेकर ने यहां 150 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। 200 नहीं बोलेंगे, 150 रुपए का। 50 रुपए की वस्तु को 200 रुपए का बनाना, एडिशन कितने का हुआ, चेंज कितना हुआ, 150। तो बेकर ने काम किया 150 का, 100 रुपए का काम किया था किसान ने, 150 रुपए का काम किया आपके बेकर ने, टोटल कितना एडिशन हुआ, 250 रुपए का। सो टोटल वैल्यू एडिशन आपका 250 रुपीज है इस वाले केस के अंदर। समझ गए, ये तो है वैल्यू एडिशन, आपने देखा किस किसने कितना कितना किया। अगर मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड पे आऊं, याद करो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देख रहे थे, कितना कितना खर्चा हो रहा है। अब फाइनल गुड्स के ऊपर, अब आप नोटिस करो, मैं हूं कंज्यूमर, मैं क्या खरीदूंगा, सर मैंने खरीदा एक तो 200 रुपए का फाइनल बिस्किट, हाँ ठीक है, और मैंने खरीदी 50 रुपए की फाइनल वीट। और कोई फाइनल प्रोडक्ट है यहां पे ना, एक वीट खरीदी 50 रुपए की, एक 200 रुपए का बिस्किट खरीदा, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से मेरी जीडीपी कितनी आएगी, 200 + 50, वो आया 250 रुपए। आप नोटिस करो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालो, चाहे आप वैल्यू एडिशन करके निकालो, आंसर सेम ही आता है, आंसर सेम ही आया। एक्सपेंडिचर मेथड में देखा सबका फाइनल एक्सपेंडिचर कितना आया, वो 250। वैल्यू एडिशन में देखा सबका टोटल वैल्यू एडिशन करके आया 250। तो चाहे आप वैल्यू एडिशन से निकालो, चाहे आप निकालो एक्सपेंडिचर मेथड से, आंसर सेम ही आता है। फर्क पता क्या है, अगर आपको डिमांड साइड से समझना है, डिमांड साइड से, तो आपको यहां से एक्सपेंडिचर मेथड समझ आ जाएगा। पर अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक देखना है कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसा काम किया, इंडस्ट्रीज ने कैसा काम किया, वो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं आएगा, वो उसके लिए आपको वैल्यू एडिशन मेथड में ही जाना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू, भारत में ना आपने देखा होगा, भारत में कई बार बोलते हैं कि भारत की जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है, ठीक है बोलते हैं, पर कई बार आपने सुना होगा एग्रीकल्चर 4% से ग्रो करता है ना, सुना होगा ये वाली बातें। क्या इट इज पॉसिबल एक्सपेंडिचर मेथड से हम ये निकाल पाएंगे एग्रीकल्चर 4% से कैसे ग्रो किया, नहीं,
वो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के लिए हमें यहाँ पे जो तीसरा मेथड है ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, सबने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया उन सबको हम सम अप कर देते हैं, वो आता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो यहां पर ये टोटल 3 तरीके होते हैं आपके जीडीपी निकालने के, एक है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एक है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड भारत में कोई खास इस्तेमाल होता नहीं है, हमारे देश में जो इस्तेमाल होते हैं वो बाकी मेजरली दोनों होते हैं, ठीक है ना, आपका एक्सपेंडिचर मेथड वाला और आपका जो है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाला। इनकम मेथड से कोई खास हमारा यहाँ पे इस्तेमाल रहता नहीं है। तो यहां तक हमने पता क्या पढ़ा, यहां तक हमने जीडीपी का मतलब समझ लिया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी में क्या अंतर होता है ये हमने समझ लिया, क्या क्या तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी बातें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल हमें पढ़ना है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हमें पढ़ना है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, इनमें क्या क्या अंतर होता है, बेस ईयर क्या होता है, जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने की बात क्यों हो रही है, हमें करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं विद रिगार्ड्स टू हमारे जो हमारे डिस्कशन हमारे होने हैं आपके लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी के ऊपर, और भी जो छोटे छोटे कुछ मिसलेनियस चीजें होंगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको हम अगले पार्ट में हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने 50% से ज्यादा कवर कर लिया है, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंश्योर करना कि आप उस क्लास को भी जरूर 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 देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।